चलिए सर, आज कुछ तूफ़ानी करते हैं और अपन नया टॉपिक शुरू करते हैं। अ, सर नया टॉपिक मैं इधर नहीं शुरू करता हूँ, एक नया वो ले लेता हूँ, पेज ले लेता हूँ मैं। सर पेज नया क्यों ले रहे सर, उसमें क्यों नहीं करा रहे? सर थोड़ा-सा समझो, क्योंकि मैं आज आपको कराने वाला वो टॉपिक जो आप ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं। सर ऐसा कौन-सा टॉपिक है? सर टॉपिक का नाम लिखूँगा मैं। कल मैंने रिवीजन लिया था, आई होप आप लोगों ने सबने रिवीजन देखा होगा, क्योंकि अगर वो नहीं देखा तो आपको मैं बहुत मारूँगा। उसको कम से कम दिन में 10 बार देखिए। दिन में नहीं, हफ्ते में 10 बार तो कम से कम देखिए। मैं रिकॉर्डिंग क्या शुरू कर चुका हूँ क्या? हाँ सर, मैंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया है बिल्कुल। तो रिकॉर्डिंग तो शुरू है, ऑडियो भी शुरू है, ऑडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर आज का टॉपिक है अपना पी-आर-ई, डेप्रिसिएशन। सर टॉपिक का नाम सर डेप्रिसिएशन। सर इसमें क्या है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सर आपने अभी तक पढ़ा था। सर मुझे एक चीज़ लगी है, मेरे को अपनी गलती का एहसास हुआ है, ऐसा कोई टीचर बोलेगा नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको पढ़ा दिया, प्रोविज़न बहुत अच्छे से समझा दिया, प्रोविज़न बहुत ही प्यारे तरीके से अपने समझे, हर चीज़ करे, पर मुझे लगता है कहीं न कहीं मैं छूट गया हूँ क्वेश्चन्स के पीछे। मैंने कुछ क्वेश्चन आपको नहीं कराए, ऐसा लग रहा है कि मेरे को और क्वेश्चन प्रैक्टिस लेना ज़रूरी है ताकि आपका स्कोर और बढ़ सके। तो इसीलिए जो मेरा टॉपिक हो चुका है, पीजीपी मैं ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुका हूँ, जितना मेरे को याद है। मैं ऑलरेडी आपका पीजीपी पूरा कंप्लीट करवा चुका हूँ। तो भी मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपके लिए, खुद के लिए, आपके लिए तो नहीं, खुद के सैटिस्फैक्शन के लिए आपको डेप्रिसिएशन का पूरा टॉपिक कराऊँ। और मैंने सोच के रखा है कि अगले 30 दिन या फिर 20 दिन जितना भी अपना डीटी चलेगा, मैं मेरे ख्याल से 30 दिन और चलेगा, मैक्सिमम 5-6 दिन लूँगा मैं आपके जून के। पर ये 30 दिन में अपन को कम से कम 1000 क्वेश्चन करने हैं। ये 1000 क्वेश्चन में मैं अपने पूरे आधे सेल्फ क्वेश्चन रहेंगे, आपकी पूरी मॉड्यूल कवर करेंगे। सर अपन पवन साडा सर की बुक कंप्लीट करेंगे। सर अपन पवन साडा सर की एमसीक्यू बुक कंप्लीट करेंगे। और सर फिर मेरे सेल्फ जो क्वेश्चन मैंने बोला वो रहेंगे। सर मिला मूली के अपन को हर तरह का वेरिएशन वगैरह मिला मूली के सर 1000 क्वेश्चन अपन को करने हैं। सर 1000 क्वेश्चन अपन को करने हैं। सर मेरे को ऐसा लगता है कि अपन ये टारगेट अचीव कर सकते हैं। सर देखते हैं, अपन नंबरिंग करते जाएंगे, जितने एग्जाम्पल करेंगे तो टाइम वेस्ट नहीं करता सर। अब रोज रोज कम से कम 4 आवर्स के लेक्चर आपके हो गए। तो जो 2 घंटे का कोर्स निपट चुका है, और सर 2 घंटे का डीटी, अपना क्लास 4 घंटे का होता था। सर इसी तरीके से 4 घंटे का क्लास आपका चलने वाला है। मेरे को पता है कि आप में से कुछ अच्छे लोग हैं जो बहुत स्पीड में भी देखते हैं, तो उनका और जल्दी हो जाएगा। लेकिन सर कम से कम 4-4 घंटे आपको रोज लिखना पड़ेगा मेरे साथ में। सर आप साथ में लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, साथ में लिखते भी जाओ, समझते भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आपका आराम से इस चीज में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ऐसा मत करना कि पहले समझ लो बाद में लिखते हैं। तो कुछ जो क्वेश्चन वगैरह रहेंगे वो साथ साथ में आप उतारते जाना, क्वेश्चन वगैरह जो रहेंगे वो साथ साथ में उतारते जाना। आंसर के लिए भले थोड़ी देर रुक सकते हैं, लेकिन सर साथ में करना पड़ेगा, सर साथ में करना पड़ेगा, पक्की बात है सर। तो मेरे को लगता है कि इतना ठीक है। सर सीधा सीधा मैं डेप्रिसिएशन पे आता हूँ। सर डेप्रिसिएशन मतलब क्या है? सर डेप्रिसिएशन का सिंपल सा मतलब है वियर एंड टीयर ऑफ द असेट। सर असेट का वियर और टीयर होगा तो उसको क्या बोलता है मैम? सर डेप्रिसिएशन बोलता है, पक्की बात। सर इसमें अपन ने देखे थे कि आपका अकाउंटिंग का डेप्रिसिएशन पूरा अलग है, अकाउंटिंग का डेप्रिसिएशन पूरा अलग है, और टैक्स का पूरा अलग है, टैक्स का पूरा अलग है। सर अकाउंटिंग में अपन पीरियड वाइज जितने महीने यूज हुए उसके हिसाब से करेंगे, जितने महीने यूज हुआ उसके हिसाब से। सर अपन टैक्स में ऐसा कुछ भी करने वाले नहीं है, सर अपन टैक्स में ऐसा कुछ भी करने वाले नहीं है, पक्की बात। चलो, तो सबसे पहले एक प्रोफार्मा लिख दो छोटा सा। सर प्रोफार्मा क्या? सर मेरे को पता है कि काफी सारे लोगों को आता होगा, पर मैं कुछ और नया नया कराना चाहूंगा इसमें, तो आपको और अच्छे से मजा आएगा। सर ओपनिंग डब्ल्यू, सर उसके पहले मैं आपको थोड़ा समझा दूं। यहाँ पे एक नया वर्ड आएगा ब्लॉक, ब्लॉक ऑफ असेट। सब ब्लॉक बनते हैं परसेंटेज वाइज, 15% ब्लॉक, 20% ब्लॉक। इस 15% ब्लॉक के असेट बनेंगे, 20% ब्लॉक का असेट मिलेगा, ये परसेंटेज वाइज बनता है पक्का। तो मान लो सर फॉर से कि 10%, सर बिल्डिंग पे 10%, तो ब्लॉक बिल्डिंग का 10% का एक अलग से ब्लॉक बन जाएगा। तो जितने भी बिल्डिंग से रिलेटेड असेट हो गए वो 10% ब्लॉक में आ जाएंगे। पर मान लो कि वैसे ही 10% ब्लॉक एक और चीज का है, 10% ब्लॉक एक और चीज का है, तो सर वो बिल्डिंग में ऐड नहीं होगा, उसका अलग से 10% नया ब्लॉक बनेगा। असल में फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, 10% का नहीं देता, मैं आपको देना चाहूंगा फॉर से बुक्स का
सब बुक्स पे 40% का डेप्रिसिएशन लगता है। सर कुछ लोगों के लिए जो पब्लिशर वगैरह रहते हैं उनके लिए बुक्स असेट रहते हैं, उसका वो डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं। तो सब बुक्स का 40% का रहता है। और सर एट द सेम टाइम कंप्यूटर भी 40% रहता है। तो आप ऐसा नहीं करोगे कि 40% में दोनों ले लूंगे, तो आप बुक्स का 40% का अलग ब्लॉक बनाओगे और कंप्यूटर का 40% का अलग ब्लॉक बनाओगे। पक्की बात। चलो सर, तो मैंने अभी तक सिर्फ इतना सा लिखा है, मेरे को लगता नहीं कि आपको कुछ लिखना चाहिए, मैं आगे लिखना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट सर, नोट्स लिखेंगे, सेल्फ मेड नोट्स रहेंगे। सर नोट्स में क्या आएगा? सर सबसे पहले सर देर इज ब्लॉक कंसेप्ट इन इनकम टैक्स। सर इनकम टैक्स में हम कौन सा कंसेप्ट यूज करते हैं? ब्लॉक का। सर क्या होता है ब्लॉक, अपन आगे देखेंगे पक्का। देयर इज सेपरेट रेट फॉर डिफरेंट असेट्स। सर आपको अलग अलग रेट्स दिए हुए हैं, आपको अलग अलग रेट दिए हुए हैं अलग अलग असेट्स के लिए। सर जैसे कि जो बहुत ज्यादा कॉमन जो आपको याद करने पड़ेंगे, प्लांट एंड मशीनरी नॉर्मली 15%। प्लांट एंड मशीनरी कितना परसेंट सर? सर 15%। बात समझ में आई? सर उसके बाद में सर बिल्डिंग 10%, कंप्यूटर 40%। उसके बाद जो नॉर्मल जो आपको बार बार पूछा जाता है सर, कार। सर कार में अमेंडमेंट है, ये याद रखना, कार में अमेंडमेंट है। सर नॉर्मली ये 15% है। नॉर्मली कितना परसेंट है? 15% है। और कार जो हायरिंग वगैरह में यूज होती है, जो कार हायरिंग वगैरह में यूज होती है, उसका 30% है। कितना परसेंट? 30%। लेकिन लेकिन लिखना है यहाँ पे, ऐसा लेकिन लिखना, अगर कार पुट टू यूज, अक्वायर एंड पुट टू यूज, यहाँ पे लिखना अक्वायर एंड पुट टू यूज 23 अगस्त 2019 के बाद हुआ है। 23 अगस्त 2019 के बाद हुआ है टू 33 2020, इसके बीच में आपने अपनी कार खरीदी है या फिर बेची है, तो सर यही रेट हो जाएगा उसके लिए 30%, और ये वाला रेट हो जाएगा 45%। सर अगर आपने वापस से अगर कार इस बीच में खरीदी है या फिर पुट टू यूज कराया है, तो आपका रेट कितना हो जाएगा? 30% और 45%। पक्की बात है। तो बाकी की तो नॉर्मल रेट है। आपको एक और याद रखना है, इनटेंजिबल असेट पे, इनटेंजिबल असेट पे 25% है। तो बाकी के रेट आपको आपकी बुक पे दिया हुआ है, आपको वो सारी चीजें देखनी है। सर ठीक है, 2 पॉइंट हुए। सर तीसरा पॉइंट, देर इज डिफरेंट मेथड टू कैलकुलेट depreciation. First we have to make blocks. सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा? सब ब्लॉक बनाऊंगा। तो स्टेप 1 यहाँ पे लिखो। स्टेप में लिखना शुरू करता हूँ। स्टेप 1 मैं क्या बनाऊंगा? ब्लॉक बनाऊंगा। सब ब्लॉक क्या होते हैं? अब सर ये इनकम टैक्स में नया कंसेप्ट है। सर ब्लॉक मतलब क्या होते हैं? सर मैम डिफरेंट असेट्स का, डिफरेंस असेट का सर नॉर्मली इसको मैं 5 कैटेगरी में बांटता हूँ। सब प्लांट एंड मशीनरी, नॉर्मली बोल रहा इससे ज्यादा हो सकते हैं। प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर्स एंड फिटिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग, बुक्स, बुक्स, और आखिरी होता है एक रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी। सर ऐसे इन सब के ब्लॉक बन सकते हैं। सब ये प्लांट एंड मशीनरी में भी अलग अलग ब्लॉक बन सकते हैं। सर वो कैसे? सर 15% ब्लॉक बन सकता है जो नॉर्मल है। सर 40% का बन सकता है। सर आप इसमें अगर देखोगे तो और 40% के अलग अलग बन सकते हैं। वैसे सर बिल्डिंग में भी बन सकते हैं। फर्नीचर में सर एक ही बनेगा 10% का, इसका रेट है कितना? 10%। सर बुक्स का भी कॉमन रेट है 40% ब्लॉक। और सर रिन्यूएबल एनर्जी का भी कॉमन है 40%। रिन्यूएबल एनर्जी का भी कितना है? 40%। तो ये अलग अलग क्या हो गया? ब्लॉक हो गया। सर ये अलग अलग क्या हो गया आपके पास में? ब्लॉक हो गया। सर जैसे कि मान लो कि मेरे पास 15% की 4 प्लांट एंड मशीनरी है, तो ये चारों को मैं ऐड कर दूंगा, चारों को मैं ऐड कर दूंगा और उनका एक ब्लॉक बना दूंगा। चारों को ऐड करके क्या बना दूंगा? उनका एक ब्लॉक बना दूंगा। पक्की बात। तो अपन क्वेश्चन में ज्यादा आगे देखते जाएंगे तो कैसे कैसे होता है। तो आप लोगों को लिखना है तो ये लिख लो पहले। सब ब्लॉक बन गया। सब ब्लॉक के बाद में अपन मेथड कैसे यूज करते हैं?
सर नॉर्मली प्रोफार्मा में आपको देता हूँ कि किस तरीके से ब्लॉक में आगे बढ़ा जाता है, ब्लॉक में किस तरीके से आगे बढ़ा जाता है। तो सबसे पहले सर मैं आपको एक सेकंड रुकना। चलो वापस शुरू करते हैं। आई होप आवाज़ अब बरोबर आ रही होगी। मैं आपको प्रोफार्मा की बात कर रहा था। तो प्रोफार्मा में कैसा लेना है अपन को सर, ओपनिंग डब्ल्यू डी वी का आपको मतलब पता होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। नहीं पता तो भग जाओ, ऐसे मैं नहीं बताऊंगा। ओपनिंग डब्ल्यू डी वी सर कब की लेना है? एज ऑन सर ये आपका आएगा 1/4/2019, क्योंकि आपका असेसमेंट ईयर 2021 है। आपको इतनी अक्ल होनी चाहिए। सर ये जो भी वैल्यू आएगी, सर ये जो भी वैल्यू है, ठीक है, तो इसमें प्लस करना। सर प्लस क्या करोगे? सर एक्चुअल कॉस्ट। सर क्या ऐड करोगे? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट acquired ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यानी कि कौन सा? 1920। सही, दोनों हो गया। तो ये अब तो ये जो भी वैल्यू आएगा, सही, जो भी वैल्यू आएगा इसी को अपन प्यार से बोलते हैं वैल्यू ऑफ ब्लॉक। तो इसको प्यार से क्या बोलते हैं अपन? वैल्यू ऑफ ब्लॉक। पक्की बात। तो इसमें से माइनस होती है कुछ चीजें। सर माइनस क्या होगा? तो सिर्फ खरीदोगे कि बेचोगे भी? सर बेचेगी भी। तो माइनस सेल्स प्राइस। तब क्या प्रॉफिट में? सर प्रॉफिट में बेचो, लॉस में, जो कुछ ना कुछ तो सेल्स प्राइस होगा, तो सेल्स प्राइस लिख देना। पक्का? या फिर सेल्स प्राइस ऑफ असेट सोल्ड, या फिर अगर कोई सेल्वेज मिला बेटा, क्या मिला? कोई ना कोई सेल्वेज स्क्रैप वैल्यू मिली, तो वो भी आपकी सेल्स की तरह ही काम करेगी। या फिर कोई इंश्योरेंस का क्लेम मिला, क्या मिला? इंश्योरेंस का क्लेम मिला, वो भी तो बेटा पैसा ही मिल रहा है ना असेट के बदले। यानी सिंपल सी बात में बोलूं कि अगर असेट के बदले या तो उसको बेचो, या तो उसका स्क्रैप, या तो उसकी जगह में इंश्योरेंस, तीनों केस में एक चीज कॉमन है सर, जब मैं सेल कर रहा हूं, जब मैं स्क्रैप ले रहा हूं, या फिर मैं मेरे को इंश्योरेंस का क्या मिल रहा है? क्लेम मिल रहा है। तो अगर तीनों ही केसेस आप लोग देखोगे, तीनों में ही मनी रिसीवेबल है, तीनों ही केस में मनी रिसीवेबल है। सर किसके अगेंस्ट में? सर असेट के अगेंस्ट में। असेट जा रहा है और तीनों ही केस में पैसा आ रहा है, मतलब सर ये असेट के लिए है, इसलिए ऐसे उसको मैं ब्लॉक में से माइनस करता हूँ। सर ब्लॉक में से माइनस करता हूँ, ब्लॉक में से क्या करता हूँ? कम माइनस करता हूँ। और सर जो वैल्यू बचेगा उसको मैं क्या बोलता हूँ? डब्ल्यू बिफोर डेप्रिसिएशन। डब्ल्यू बिफोर डेप्रिसिएशन, इसको मैं ऐसे ऐसा लिख देता हूँ। अब सर इसमें से लेस होगा डेप्रिसिएशन। इसमें से क्या लेस होगा? तो इसमें से लेस होगा डेप्रिसिएशन। और सर आपको क्या मिलेगा? डब्ल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन से। और ये अगले साल का यही वैल्यू क्या रहेगा? ओपनिंग डब्ल्यू रहेगा। अब सर एक रूल लिखने ना, सर एक रूल लिख के रखना, डब्ल्यू बिफोर डेप्रिसिएशन कैन नॉट बी जीरो, ये जीरो नहीं हो सकता, और लेस देन जीरो। सर ये लेस देन जीरो भी नहीं हो सकता और जीरो भी नहीं हो सकता। सर क्यों? इसको थोड़ा सा याद करके रख लो, जब आएगा सही समय पे आपको मैं बता दूंगा, सही समय में आपको ये बात बता दूंगा। सर इतना याद रखना कि ये जीरो या फिर लेस देन जीरो नहीं हो सकता। सर क्या ये 5 हो सकता है? हाँ सर हो सकता है। क्या 6 हो सकता है? हाँ। सर क्या -6 हो सकता है? नहीं सर। सर क्या 0 हो सकता है? सर ये 0 भी हो नहीं सकता। पक्की बात है सर। चलिए सर कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं, बहुत ही प्यार मोहब्बत से आपको और अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। तो अपन शुरू करते हैं सर। फॉर सेम सर एग्जाम्पल नंबर 1। सर नंबरिंग करते रहेंगे ताकि आपको चीजें समझ में आए। ओपनिंग डब्ल्यू है, ओपनिंग डब्ल्यू मान लो मेरा है 0 का, अभी 0 रखता हूँ, प्लस मैंने इस बार परचेज किया था फॉर से 100 रुपीज का। कितने रुपए का? 100 रुपीज का। सर तो मेरा वैल्यू कितना हो जाएगा? वैल्यू ऑफ ब्लॉक, सर वैल्यू ऑफ ब्लॉक हो जाएगा मेरा 100 रुपये। सर मान लो मैंने सोल्ड किया 0 का, सोल्ड किया कितना? 0 का। तो मेरा डब्ल्यू बिफोर डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 100 रुपीज। मैं सारी एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी के 15% ब्लॉक ले कर रहा हूँ, प्लांट एंड मशीनरी के 15% ब्लॉक ले कर रहा हूँ, याद रखना। तो ये हो जाए, तो इसमें डेप्रिसिएशन लगेगा एट द रेट 15%। एट द रेट क्या? 15%। तो 15 रुपये। तो डब्ल्यू
आफ्टर डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा सर 85 रुपये। सर कितने रुपए 85। सर सबसे बेसिक सा सिंपल सा ये अपना क्वेश्चन हो गया। सर थोड़ा सा हार्ड करते हैं। सर मेरे को तो अगर यही क्वेश्चन आपको ऐसा लिखा रहता, मिस्टर ए परचेज एन मशीनरी ऑफ रुपीज 2 लाख ऑन 2 लाख की मशीन खरीदा ऑन 7/07 7th of August 2019, opening WDV is 1 lakh. Calculate eligible depreciation. कैलकुलेट एलिजिबल डेप्रिसिएशन। तो कोई बुक नहीं हाथ में सर, सेल्फ क्वेश्चन करा रहा हूँ, बस आप लोग ध्यान दीजिए। सर तो यहाँ पे देखना ओपनिंग WDV कितना है सर 1 लाख रुपए का। सर प्लस एक्वायर्ड परचेज कितना किया मैंने ड्यूरिंग द ईयर, सर मैंने एक्वायर किया 2 लाख रुपए का। सर तो मेरा वैल्यू ऑफ ब्लॉक कितना हो गया सर 3 लाख का। सर लेस कुछ सोल्ड किया क्या, नहीं सर सोल्ड नहीं है। तो मेरा सर WDV बिफोर डेप्रिसिएशन कितना हो गया सर 3 लाख रुपीज का। अब सर मैं कैलकुलेट करूंगा तो इसमें से लेस करूंगा क्या डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32, अंडर सेक्शन 32। सर अब मेरा अकाउंट्स का दिमाग, सर मेरा किसका दिमाग सर अकाउंट्स का। ये 1 लाख पूरे 12 महीने यूज हुआ, मतलब कि फुल रेट का डेप्रिसिएशन। सर ये 2 लाख रुपए मेरा बस कितने महीने दूंगा सर 7 तारीख 8वां महीना 9 10 11 12 1 2 3 सर 6 महीना, तो इसमें 6 महीने का। सर ऐसा करूंगे तो पूरी तरीके से गलत हो जाएगा, ऐसा करूंगे तो पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। तो मैंने आपको ऊपर ही लिखवाया सर, ये पहली लाइन सर कहा गया सर अकाउंटिंग में पीरियड के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगता है, अकाउंटिंग में पीरियड के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगता है। टैक्स में ऐसा होता नहीं है, टैक्स में ऐसा होता नहीं है। मेरे को पता है कि ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ के रखा है, तो मैं एकदम एकदम स्क्रैप से पढ़ा रहा हूँ, एकदम स्क्रैच से पढ़ा रहा हूँ, ताकि चीजें सबको समझ में आए, जो न्यूली देख रहा है उसको भी समझ में आए। सर इसमें इवन दो उसने 7/8/2019 को किया है, उसने 7/8/2019 को किया है, तो भी इसमें फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगेगा। सर इसमें फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगने वाला है। सर ऐसा क्यों सर, थोड़ा सा इधर रुक जाओ। तो यानी सर इसमें 3 लाख का पूरा 15% लग जाएगा। सर 3 लाख का पूरा कितना परसेंट लग जाएगा 15%। सर कितना हो जाएगा मेरे ख्याल से 45,000। सर तो आपका डेप्री ये हो जाएगा, तो WDV आफ्टर वो कितना हो जाएगा 2,55,000। अब सर बहुत बहुत जल्दी से लिख लेंगे। तो पहला एग्जांपल तो मेरे ख्याल से आपने साथ साथ में ही लिख लिया होगा। सर इसको लिखते जाएंगे साथ में लिखते रहिए, क्योंकि आपको फिर पॉज करके, अगर मैं 3 घंटे का भी वीडियो बनाता हूँ तो आपको पॉज करके वापस से लिखना ना पड़े, इसलिए मैं चाहता हूँ कि साथ साथ में चीज़ें खत्म होती जाए। ठीक है सर। तो सर मैं नया टॉपिक शुरू कर रहा हूँ। सर नया टॉपिक मेरे को लगता है कि यही से मेरा टॉपिक बना कि सर इसे 7 तारीख को खरीदा। सर 7 तारीख को खरीदा तो भी इतनी मेरे साथ में आप बेशर्मी कर रहे, तो इतनी घटिया हरकत। तो 7 तारीख को खरीदा मतलब सिर्फ 6 महीने का अगर उसने यूज किया है असेट को, तो उसको पूरे साल का डेप्रिसिएशन क्यों दूं। सर भावनाओं में कंट्रोल रखो। सबसे पहले अपने आप को बोलो हाँ सर यही सही है, सर हाँ सर यही सही है, मैं भगवान हूँ, जो बोलूंगा वही सही बोलूंगा, मैं गीता हूँ। क्या समझना बेटा, चीज ऐसी है जो लॉ में लिखा है अपन को वही पढ़ना है, जो लॉ में लिखा है अपन को वही पढ़ना है। तो लॉ में एक कंसेप्ट है पुट टू यूज। सर लॉ में कंसेप्ट है पुट टू यूज। सर इसका मतलब क्या होता है, सर मैंने एक मस्त गाड़ी खरीदी, मैं गाड़ी बना देता आप लोगों के लिए। सर मैंने मस्त गाड़ी खरीदी, ठीक है, एक गाड़ी खरीदी मैंने। सर मैंने खरीदा इसको 1 अप्रैल 2019 को, 1 अप्रैल 2019। तो क्या 1 तारीख से मेरे को डेप्रिसिएशन मिलना शुरू हो जाएगा क्या। सर नहीं, 1 तारीख से आपको डेप्रिसिएशन मिलना शुरू नहीं होगा। मेरा कंसेप्ट क्या बोलता है, बात समझना, मेरा लॉ क्या बोलता है, मेरा इनकम टैक्स क्या बोलता है, मेरी पुराण क्या बोलती है, मेरी कुरान क्या बोलती है, समझना। इनकम टैक्स सिंपल सी बात क्या बोलता है कि भैया आपको डेप्रिसिएशन तभी मिलेगा, डेप्रिसिएशन तभी मिलेगा जब, आपको डेप्रिसिएशन तभी मिलेगा जब आप
असेट को पुट टू यूज करोगे। सर आप जब असेट को क्या करोगे, पुट टू यूज करोगे। सर नहीं समझा। सर आपको डेप्रिसिएशन तभी मिलेगा जब आप असेट को पुट टू यूज करोगे। मतलब कि जब तक कि आप असेट को अवेलेबल नहीं कराते, सब वर्ड याद रखना। पुट टू यूज का मतलब ये नहीं होता कि बेटा काम करना शुरू कर देना चाहिए। सर जब तक के अवेलेबल नहीं कराते, सब कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब कुछ ऐसा बिल्डिंग, ऐसे जब बिल्डिंग बनती है ना सर, 2 किलोमीटर ऊपर से जा रहा है हमारे, तब बॉडी में कुछ आ ही नहीं रहा है। तो थोड़ा सा 10 मिनट का समय देना मेरे को, मैं पूरा कंसेप्ट ऐसा एब्जॉर्ब करा दूंगा तुम्हारे अंदर। सर क्या बोल रहा हूँ मैं। सर पुट टू यूज का मतलब सिंपल सी बात में बोला गया है, रेडी टू यूज। सर यूज करो मत करो वो बिजनेसमैन के ऊपर है, लेकिन सर जो वो रेडी टू यूज हो जाएगा सर, उसी को तब मैं बोलूंगा क्या, सर पुट टू यूज। सर थोड़ा सा एग्जांपल दो ना। सर मैं कंप्यूटर लेके आया, सर मैं फैक्ट्री में कंप्यूटर लेके आया, सर बॉक्स में पड़ा है, क्या वो रेडी टू यूज है क्या? नहीं सर, अभी वो रेडी टू यूज। जब तक कि वो कंप्यूटर आपके यहाँ पे इंस्टॉल नहीं हो जाता। सर एक बार इंस्टॉल हो गया तो अब क्या रेडी टू यूज है? हाँ सर, ये अब हो जाएगा आपका क्या, रेडी टू यूज। एक बार इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है तो सर अब वो रेडी टू यूज है, वो सिर्फ अक्वायर करा हुआ नहीं है। सर और अच्छे से समझाना और क्लैरिटी के साथ समझाना। सर मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ, सर मैं क्या बना रहा, बिल्डिंग बना। सर मैं पहले इतनी बिल्डिंग बनी, सर अभी तक के रेडी टू यूज नहीं है। सर ये इतनी बिल्डिंग बनी, सिर्फ अंदर की मेरी फ्लोरिंग बची है। बिल्डिंग बन गई, सिर्फ फ्लोरिंग बची, सर अभी भी रेडी टू यूज नहीं है। सर ये अंदर की फ्लोरिंग हो गई लेकिन नल्स वगैरह फिट नहीं हुए, सर अभी भी ये रेडी टू यूज नहीं है। सर ये घर पूरा बन गया, सब कुछ बन गया, अभी रेडीली अवेलेबल है यूज करने के लिए। फ्लोरिंग से लेके छत हो गई, टाइल्स लगी, सब कुछ लग गया। सर ये अब होगा रेडी टू यूज, यानी कि अब इसमें ताकत है कि आप इसको यूज कर सकते हो। सर मैं यहाँ पे मतलब अवेलेबल टू यूज का मतलब यूज करना नहीं बोल रहा, तो इसमें ताकत है कि अब अगर इसको आप यूज करोगे तो ये फुल्ली पोटेंशियल के साथ में यूज हो सके। तो फुल्ली पोटेंशियल के साथ में क्या हो सके, यूज हो सके। तो मेरी बातों पे ध्यान दोगे ना तो आपको लॉजिक समझ में आएगा कि आपको बोलना चाहता है कि वो रेडी टू यूज मतलब कि बेटा वो इस तरह की कंडीशन में पहुंच चुका है कि आप उसको इजीली यूज कर सकते हो। इस तरह की कंडीशन में पूछ चुका है कि वो उसको आप इजीली यूज कर सकते हो। सर बेस्ट एग्जांपल देता, दुनिया में इससे अच्छा एग्जांपल नहीं बना है। तो फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर जो भी स्पेलिंग होता होगा, सर होता क्या है? तो थोड़ा बना के बताओ ना। सर ऐसा कुछ फायर एक्सटिंग्विशर होता, अपन इसको पू पू करते तो ऐसा आग में लगता है। सर ये मैं खरीद के लेके आया, खरीद के लेके आया। मान लो आज ही के आज में इनकम टैक्स वालों ने मेरे को नया सर्कुलर जारी करके बोला कि बेटा पुट टू यूज करोगे तभी आपको, पुट टू यूज करोगे तभी आप लोगों को इसका डेप्रिसिएशन मिलेगा। सर मैं थोड़ा मारवाड़ी आदमी, मैंने बोला साले कल मुँह, तू मेरे को क्या बोल रहा कि मेरी घर पे आग लग जाए, मेरी फैक्ट्री में आग लग जाए तभी मैं फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करूंगा? तू चाहता है कि मेरी फैक्ट्री में आग लगे ताकि मेरे को डेप्रिसिएशन मिले? सर एक गलत इंटरप्रिटेशन है, सर एक गलत इंटरप्रिटेशन है। सर क्यों? सर मेरे को बताओ, फायर एक्सटिंग्विशर एक बार लगाने के बाद में, ये मैंने लगा लिया तो सर क्या ये पुट टू यूज हो गया? हाँ सर। सर क्या बोल रहे सर, इसको तो मैंने यूज किया नहीं। सर आपको कौन बोल रहा है यूज करो? सर उसके आगे दो वर्ड भी तो ना, पुट टू यूज। सर पुट टू यूज का मतलब सिंपल सा है कि वो अवेलेबल है यूसेज के लिए। तो वो क्या है, अवेलेबल है यूज के लिए। सर वो अवेलेबल है किसके लिए, यूज के लिए। वो अवेलेबल है किस चीज के लिए, यूज के लिए। तो मेरे को अब लगता है कि आपको समझ में आ गया, काफी अपन ने डिटेल में इसको पढ़ चुके हैं कि सब पुट टू यूज का मतलब होता है अवेलेबल होना यूज के लिए, यूज करना इसका मतलब होता नहीं है, यूज करना मतलब होता नहीं है। सर तो ये पढ़ाया क्यों जा रहा है? सर पुट टू यूज में ऐसा है क्या? सर मेरे को इनकम टैक्स साहब बोलते हैं कि अगर, कि अगर अगर आपने असेट को, असेट को 180 डेज से ज्यादा, 180 डेज से ज्यादा, क्या बोला मैंने, 180 डेज से ज्यादा पुट टू यूज करा है, यानी आपने खरीदने के बाद में उसको एक साल में कम से कम 180 डेज से ज्यादा पुट टू यूज किया है, आपको, आपको फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिलेगा। आपको फुल रेट ऑफ क्या मिलेगा, डेप्रिसिएशन मिलेगा। और अगर 180 डेज से कम है, 180 डेज से कम है तो आपको, 180 डेज से कम है तो आपको हाफ रेट, हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो अगर करेक्ट 180 डेज है तो ये 180
और 180 और प्लस लिखा है, या फिर 180 और प्लस, मतलब या तो 180 दिन या फिर 180 से ज्यादा, या तो 180 दिन या तो 180 से ज्यादा। ये बात समझ में आई? सर 180 या 180 से ज्यादा, यानी सर 180 से कम, सर 180 से कम, यानी यहाँ पे अगर आप लोग कोई असेट को 180 डेज से कम पुट टू यूज करते हो, 180 डेज से कम पुट टू यूज करते हो, तो आपको हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिलेगा। आपको कौन सा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिलेगा? तो आपको हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिलने वाला है। बात समझ में आया क्या? पक्की बात है? सर थोड़ा सा एक कट ऑफ डेट बता दो ना, ताकि हमको याद करने में से, हमको याद करना अच्छा लगता। सर कैसा है ना, हम थोड़े से नालायक लोग हैं सर, हमको जब तक एक डेट नहीं बताओगे हम सोचते रह जाएंगे कब 180, कब 180 हुआ, कब 180 नहीं हुआ। तो सर आपको खुद सोचना पड़ेगा, ऐसी कोई डेट नहीं है जो आपको सोचवा सके। सर तो भी मैं आखिरी में आके बताऊंगा सर ऐसा कब होता है। तो सर वापस से कुछ एग्जाम्पल करेंगे, मेरे को लगता है आपको ये समझ में आएगा। अगर 180 डेज से ज्यादा पुट टू यूज है तो आपको हाफ रेट, फुल रेट मिलेगा। अगर 180 डेज से कम पुट टू यूज है तो आपको आपको हाफ रेट मिलने वाला है। तो अपन ने ऊपर दो एग्जांपल कर चुके हैं। सर मैं चाहूंगा, मैं यहाँ पे एक और शीट बना रहा हूँ, मैं आपको एक और शीट बना रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चंस की। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन की शीट बना था कि अब अगर किसी को कोई भी डाउट है तो मेरे को पूरा ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। वाले पेज में अपन सिर्फ एक्सप्लेनेशन लेंगे, ये वाला जो पेज है यहाँ पे सिर्फ अपन एक्सप्लेनेशन लेंगे, और ये वाले पेज में अपन सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, क्वेश्चंस लेंगे। तो अपन थर्ड एग्जांपल में है अभी फिलहाल, मैं लिख देता क्वेश्चंस, ठीक है। तो अपन थर्ड वाले एग्जांपल में आ जाते हैं। सर एग्जांपल लिखना मेरे साथ में। इफ मिस्टर ए परचेज एन मशीनरी कॉस्ट रुपीज 1,50,000 on 31st of May 2019 and put to use it on same day, calculate calculate eligible depreciation as per section 32। तो मेरे को डेप्रिसिएशन निकालना है एज पर सेक्शन 32। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक से रुकना, मैं सिर्फ रिकॉर्डिंग देख लूँ शुरू है क्या। हाँ सर रिकॉर्डिंग तो शुरू है। तो मैं आ जाता हूँ वापस इधर। तो मिस्टर ए है, वो अपने परचेज किया मशीनरी को, कॉस्ट है 1,50,000 रुपये का, 31 तारीख को उसने लिया था, पुट टू यूज कर दिया सेम डे में। तो सर मेरा फॉर्मेट क्या होता? ओपनिंग WDV के बारे में कुछ नहीं दिया है सर, तो ओपनिंग WDV 0 सब प्लस। तो थोड़ा सा ध्यान देना, सब परचेज करेंगे तो यहाँ पे लिखना परचेज, यहाँ पे लिखना पुट टू यूज मोर देन 180 डेज, ये पहला को बनाना। यहाँ पे लिखना पुट टू यूज लेस देन 180 डेज, लेस देन 180 डेज। ऐसा परचेज के अंदर दो बनाओगे, ऐसा परचेज के अंदर दो बनाओगे। पक्की बात है? सर ऐसा क्यों करा है आपने? सर ताकि आपको पहले से पता रहे कि पुट टू यूज कितना हुआ है और किस तरीके से है। तो ये जीरो हो जाएगा। सर यहाँ क्वेश्चन में अगर मैं देखूँ तो 31/5, तो 31/5 को इसने खरीदा, मतलब इसने कितने दिन पुट टू यूज किया होगा? सर इसने पूरा पूरा 6 महीने यानी जून में पुट टू यूज किया, सर जुलाई में, सर अगस्त में, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च। तो अगर मैं देखूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो अगर डेज के हिसाब से नहीं भी जाओ 30 दिन एवरेज में गिनूँ तो सर 300 दिन हो जाते हैं। मतलब ये पुट टू यूज मोर देन क्या है 180 डेज। तो इसको मैं ऊपर लिख सकता हूँ कितने रुपए सर? सर 1,50,000, सर 1,50,000। सर यहाँ पे आ जाएगा जीरो। तो सर आपका तीसरा बन जाएगा वैल्यू ऑफ ब्लॉक। सर क्या बन जाएगा? वैल्यू ऑफ ब्लॉक। कितना हो जाएगा वैल्यू ऑफ ब्लॉक? 1,50,000। सर लेस करता इससे मैं, सर क्या लेस करता? सोल्ड, डिस्कार्ड, इंश्योरेंस में कुछ पैसा मिला, सर ये जीरो है। तो WDV
बिफोर डेप्रिसिएशन, WDV बिफोर डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा 1,50,000 सर लेस डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32, सर अंडर सेक्शन क्या 32 सर सारे मशीनरी के लिए ले लें और सर पुट टू यूज एक 180 डेज से ज़्यादा का है तो 1.5 लाख का कितना परसेंट सर 15%, 1.5 लाख का कितना परसेंट लूंगा सर मैं तब पूरे 15% लूंगा। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 1.5 लाख का 15% आप लोगों का हो जाएगा 22,500 का, कितने का हो जाएगा 22,500 का। सर WDV आफ्टर डेप्रिसिएशन, आफ्टर डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा -1,50,000 मतलब कि 1,27,500, 1,27,500। बात समझ में सर, क्वेश्चन समझ में आया? हाँ सर क्वेश्चन समझ में आ गया। जल्दी से इसको कॉपी करेंगे, अगर नहीं हुआ तो भी जल्दी करेंगे। फिर अब से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपका DT का हर रोज लेक्चर बढ़ने वाला है, ये आपको समझना पड़ेगा। मुझे पता है कि आपका अकाउंट थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा है तो आपका लॉबी 1-1.5 घंटे का ही होता है, GST 1 घंटे का होता है वो भी रात को होता है, तो आपका एक ही सब्जेक्ट चल रहा है। तो मैं दिल खोल के कम से कम 3 से 4 घंटे तो आपका कहीं नहीं गए जब मैं डालूंगा, और सर आपको लिखते लिखते 5-6 घंटे भी हो सकते हैं सर, तो आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी कवर हो चुका है सब कुछ। मैंने ऑलरेडी क्लास में 15 दिन कम से कम PGV पढ़ा चुका हूँ, उसके बाद में अगर मैं वापस ले रहा हूँ तो सर मोटो समझो कि मेरे को आप लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीद है। तो मेरे को आपसे ज़्यादा अपने ऊपर गर्ज है कि मैं अगर आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा तो मेरा नाम होगा, आप लोग फेल हो जाओगे तो मेरा नाम खराब हो जाएगा। बात समझ में? तो ये मेरा सेल्फिश रीज़न है कि आपको मैं एक्स्ट्रा मेहनत कराऊँ। बात समझ में आ रही है? तो सर तीसरा क्वेश्चन अपन ने यहाँ पे खत्म किया। सर अगर मैं यही क्वेश्चन में लिखूँ 4th नंबर, सर मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, आपको बाजू में दिखा रहा हूँ। इफ इन क्वेश्चन 3 आप लोगों को एक अलग से कॉपी बना लेनी है। बेटा इतना ध्यान रखना, आपको एक अलग से कॉपी बनाना है जिसमें अपन सिर्फ DT के सिर्फ अपन प्रैक्टिस करेंगे, भर भर के प्रैक्टिस करेंगे, आप सोच भी नहीं सकते इतनी। इफ इन क्वेश्चन 3 मशीनरी वॉज पुट टू यूज, machinery was put to use on 7th December 2019, will your answer change? क्या आपका आंसर चेंज होगा? सर जल्दी से देख के बताओ क्या आपका आंसर चेंज होगा? तो क्या बोलना चाहता है कि अगर क्वेश्चन 3 में मशीनरी को पुट टू यूज अपन ने 7-12 को करे, 7-12 को पुट टू यूज किए तो आपका आंसर चेंज होगा। तब ध्यान देना सर दिन कैसे गिनेंगे? सर 7 तारीख को पुट टू यूज किए, 12वें महीने में 31 दिन होते, सर 6 दिन हटाने पड़ेंगे, सर 31 दिन होते। 7वें तारीख को अपने पुट टू यूज किया तो कितने दिन नहीं करे? 6 दिन, यानी वो दिसंबर के 25 दिन पुट टू यूज नहीं, दिसंबर के 25 दिन, तो जनवरी के 31, फरवरी के 28, इसको 100 बार लिख लो, सॉरी 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 इसके 29, फरवरी के 29। सर ये आपके अटेम्प्ट में इतने लोग गलती करेंगे जिसकी हद नहीं है, आप लोगों का अटेम्प्ट में इतने लोग गलती करेंगे जिसकी हद नहीं। सर ऐसा क्यों? सर 2020 लीप ईयर है, सर 2020 लीप ईयर है, उस समय फरवरी में 29 दिन होंगे, साल में 366 दिन होंगे, 66, इसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और सर वापस से मार्च में कितना 31, तो अगर इसको टोटल करेंगे तो 25 + 31 + 29 + 31, तो आपका टोटल आएगा 116। तो क्या ये 180 डेज से ज़्यादा है या 180 है? सर नहीं है। तो डेप्रिसिएशन का रेट कितना मिलेगा? सर इस केस में डेप्रिसिएशन का रेट मिलेगा हाफ। सर इस केस में डेप्रिसिएशन का रेट कैसा मिलेगा? सर हाफ रेट मिलेगा। बात समझ में आ रही है? पक्की बात है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? सर समझ में आ गया अच्छे से? सर तो if in question third machinery was put to use on 7/12, will your answer change? हाँ yes, answer will change, yes answer will change। से आप लोग डायरेक्टली ऐसा नहीं लिख सकते, तो आपको पहले मैं 1-2 आंसर में आपको प्रोविजन बताऊंगा किस तरीके से आपको प्रोविजन लिखना पड़ता है एग्जाम में। तो मैं आपको प्रोविजन बताता हूँ, आप लोग ऐसा प्रोविजन लिखेंगे या फिर पहले कैलकुलेशन दिखा देंगे और नीचे में नोट लिखेंगे या फिर प्रोविजन वहाँ पे लिखेंगे एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 an asset which is put to use for less than 180 days in a previous year, is attracted towards is
attracted towards half rate of depreciation, half rate of depreciation. Hence, Mr. A will get only 7.5% of डेप्रिसिएशन। ये बात समझ में आई? हाँ सर, ये बात समझ में आई। और सर अगर आप लोग देखोगे तो आपको कहीं से ये लॉ की लैंग्वेज नहीं ऐसा लगेगा। सर मेरे सामने कोई बुक नहीं है, सर पूरा का पूरा मैंने अपने मन से लिखा है ये, सर याद भी नहीं किया। अगर सच्ची बोलूँ तो ऐसा नहीं कि अपने मन से लैंग्वेज बनाई, सर मैंने सिर्फ थोड़े से लॉ के लैंग्वेज यूज करे। सर पुट टू यूज, ये पहली लाइन, अट्रैक्टेड टूवर्ड्स हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, सर सिंपल सी लाइन है। आप लोगों को भी यही करना है, सर वर्ड्स उठाने हैं, कीवर्ड्स उठाने हैं और उसके हिसाब से प्रोविजन बनाना है, उसके हिसाब से प्रोविजन बनाना है। तो सर ये आंसर क्या हो जाएगा? तो अगर मैं आपको आंसर बताऊं, कुछ लोगों ने निकाल लिया होगा, तो इसको मैं करता हूँ कॉपी, इसको करता हूँ मैं यहाँ पे पेस्ट। अगर अगर आप लोग देख पा रहे हो सर, तो ये हो जाएगा यहाँ पे चेंज। सर यहाँ पे हो जाएगा ये 1,50,000 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो ब्लॉक अभी भी उतना ही रहेगा, ब्लॉक अभी भी कितना रहेगा, 1,50,000 का ही रहेगा। सर सोल्ड डिस्काउंट कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पे रेट चेंज हो जाएगा। सर रेट कितना चेंज होगा, यहाँ पे आ जाएगा 7.5%। और सर 1,50,000 का 7.5% होगा 11,250, 11,250। और अगर माइनस करोगे 1,50,000 में से, तो आपका फाइनल आंसर कितना आएगा? तो आपका फाइनल आंसर आएगा 1,38,750, 1,38,750। तो बात समझ में आई? जल्दी से इसको कॉपी करेंगे, जल्दी से, तुरंत। ठीक है सर। सर अब गूगली क्वेश्चन, सर अब बहुत बड़ी गूगली मारूंगा, सर समझना। और सर इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करके रखेंगे पहले से ही, पहले से इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करके रख लीजिए। इफ इन क्वेश्चन 3, if in question 3 a set is put to use on 30 10 2020, put to use on 30/10/2020, calculate depreciation for AY 21-22। क्योंकि सर ये अपन को AY क्वेश्चन में नहीं, एग्जाम में नहीं, अपन को 2020 बनाना चाहता है। तो अगर क्वेश्चन 3 में उसने पुट टू यूज कब किया? 30/10/2020 को। तो खरीदा कब था? अगर आप लोग देखोगे तो 31/5/19 को खरीदा है। तो कब खरीदा है? 31/5/2019 को परचेस किया है, परचेस किया है। और सर उसने पुट यूज किया अगले साल। सर तो अगले साल क्या 6 महीने, क्या उसका 180 डेज से ज्यादा है क्या? देखूंगा सर 10वें महीने में, तो 11वें का 30, 12वें का 31। तो कैलकुलेट करो, 30 + 31, 30 + 31 + 28। अब 21 में क्या हो जाएगा? 28, क्योंकि लीप ईयर नहीं रहेगा, प्लस 31, तो 151 डेज आ रहे। सर लेस देन 180 है, तो क्या हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिलेगा? क्या हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिलेगा? तो जिसने भी हाँ बोला है, जिसने भी हाँ बोला, वो यहाँ पे लिखिए। तो यहाँ पे वो पहले नोट लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे लिखेंगे। तो नोट क्या लिखेंगे? हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, half rate of depreciation is allowed only when asset is put to use for less than 180 days in a previous year in which it is acquired, in which it is acquired। उसके आगे लिखना, if asset is put to use, so PTU ने put to use for less than 180 days, for less other than the year of
acquirement, यहाँ पे लिखना है फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज अवेलेबल। सो इसका कुछ मतलब हमको समझ में नहीं आया, तो कुछ भी मतलब इसको समझ में नहीं आया। तो यहाँ पे लिखना मेरे साथ में डेट ऑफ एक्विजिशन, तो यहाँ पे मैंने अक्वायरमेंट लिखा है, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है, एक्विजिशन लिखना, डेट ऑफ पुट टू यूज, और यहाँ पे लिखना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो मैं सारा प्लांट एंड मशीन से खेलूंगा, तो प्लांट एंड मशीन से रेट देखने वाले, तो मेरी बात समझना। मान लो डेट ऑफ एक्विजिशन है 2019 एक तारीख को मैंने, और मैंने उसी दिन उसको पुट्टी यूज कर दिया था, क्या 180 डेज से ज्यादा पुट्टी यूज है? हाँ सर। तो यहाँ पे आ जाएगा कौन सा रेट सर? फुल रेट। कौन सा रेट आ जाएगा? फुल रेट। पक्की बात सर। अगर 1419 को है और अगर पुट्टी यूज कर रहा मैं 17/2019 को, तब पुट्टी यूज क्यों करने वाले, यानी कि ये डेट के बाद में देखो 180 डेज से ज्यादा है क्या सर? 180 डेज से ज्यादा है क्या? हाँ सर 180 डेज से ज्यादा है। हाँ सर 180 डेज से ज्यादा है। तो यहाँ पे भी कौन सा रेट आ जाएगा सर? फुल रेट। यहाँ पे भी कौन सा रेट आ जाएगा? फुल रेट। पक्की बात? अच्छे से अब आगे करते हैं। सर अगर मान लो 1/4/2009 को इसने खरीदा, इसको मिटा देता मैं सर, ये है 30 दिसंबर 2019। सर अब देखो क्या 180 इसके बाद की डेट देखना, अगर 180 डेज से कम है क्या सर? 180 डेज से कम है क्या? हाँ सर, यानी पुट्टी 180 डेज से कम है। सर रेट कौन सा मिलेगा सर? हाफ रेट। सर रेट कैसा मिलेगा? हाफ रेट। तो वापस से सोचो, तो अगर एक्विजिशन है 119 का, सर पुट टू यूज है 30/10/2019 का, अगर इसके बाद भी देखोगे तो भी सर 180 डेज से कम ही आएंगे। कैलकुलेट करके देखो आप लोग तुरंत ही पॉज करके। तो यहाँ पे भी कौन सा रेट मिलेगा मेरे को सर? मेरे को रेट मिलेगा हाफ रेट ही। मेरे को रेट कौन सा मिलेगा सर? हाफ रेट ही मिलने वाला है। पक्की बात है? अब सर समझना, अब इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क करना। सर अगर 30/4/19 को खरीदा, 30/4/19 को खरीदा सर, और इसको मैं पुट टू यूज करता हूँ नेक्स्ट ईयर 1/5/2020, असेसमेंट ये चेंज हो गया। सर पुट टू यूज कर रहा, अगले साल पुट टू यूज कर रहा हूँ, इस साल मैं पुट टू यूज करने वाला नहीं हूँ। तो अगर मैं अगले साल पुट टू यूज कर रहा, सर क्या होगा? जल्दी से सोच के बताना। सर देखो 5 तारीख को क्या, अगर मैं देखूंगा पुट टू यूज किया का 180 से ज्यादा है, हाँ सर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कौन सा रेट मिलेगा? फुल रेट। और सर सबसे बड़ी गूगली अब आएंगी सर, ये पॉइंट में सबसे बड़ा कैच है। तो अगर 30/4/2019 को किया और अगले साल 30/12/2020 को एक्वायर कर रहा सब पुट्टू, इसके बाद में अगर आप डेट देखोगे तो 180 से कम है, तो 180 से कम है तो भी आप लोग लिखोगे यहाँ पे फुल रेट। तो भी आप लोग क्या लिखोगे यहाँ पे? फुल रेट। सर क्यों लिखेंगे सर? क्योंकि जो कंडीशन है, अब ये पढ़ो आप लोग, तो अगर आपको अब 1 सेकंड देना हो पढ़ना उसको जल्दी से, मैं कुछ नहीं बोल रहा सर, मैं आपको पढ़ने का टाइम दे रहा, पॉज करने भी नहीं बोल रहा सर, पढ़ो। मैं रुकता हूँ 2 मिनट आप लोगों के लिए, पढ़िए पहले। आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो वहाँ पे क्या लिखा है कि सर अगर सर एक्विजिशन की डेट और पुट्टी यूज की, अगर ये सेम प्रीवियस ईयर में है, अगर ये कौन से सेम प्रीवियस ईयर में है, तो अगर पुट्टी यूज लेस देन 180 है, अगर पुट्टी यूज लेस देन 180 है तो आपको हाफ रेट मिलेगा, आपको हाफ रेट। लेकिन सर अगर एक्विजिशन का ईयर अलग है, पुट टू यूज का ईयर अलग है, तो इसका अलग मान लो 19 है और इसका ईयर अगर 20 है, तो इवन दो 20 में लेस देन 180 होगा, इवन दो 20 में लेस देन 180 होगा, तो भी आपको फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। तो भी आप फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। बात समझ में आई? तो भी आप लोग फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। बात पक्का समझ में आई? हाँ सर, बात समझ में आ गई अच्छे से? कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई भी दिक्कत नहीं है सर। तो अगर ये इस साल में होता तो उसको फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, उसका सेम कैलकुलेशन होगा इस तरीके से सर, उसका ईयर चेंज हो जाएगा सर, उसका ईयर चेंज हो जाएगा। आई होप आपको ये बात अच्छे से याद रहेगी अच्छे से। सर इसको मैं यहाँ से कट कर दूंगा सर, इसको मैं पूरा नोट को कट करके पीछे लेके जाऊंगा। सर ऐसा क्यों कर रहे हो
तो क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जितना भी मेरे को समझाने वाला पार्ट रहेगा मैं ट्राई करूंगा कि एक जगह यहाँ पे रहे वो, और जितना भी क्वेश्चन वाला पार्ट है मैं उसको वहां पे लिखूंगा। तो ये मेरा नोट वाला पार्ट हो गया अच्छे से। हाफ रेट और फुल रेट पुट टू यूज समझ में आया आप लोगों को अच्छे से? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर? आपको कोई भी दिक्कत नहीं है? सर आगे बढ़ूं? सर अगर मैं आपको बोलूँ, अगर मैं आपको एक डेट बताऊँ, जैसे अगर ये डेट के बाद अगर पुट टू यूज हुआ, तो अगर ये डेट के बाद पुट टू यूज हुआ तो हमेशा हाफ रेट लगेंगे, क्योंकि आप लोग एग्जाम में कहा था कि देखते रहोगे। तो आप लोग प्रैक्टिस करिए पहले बहुत सारे क्वेश्चन की। मैं आपको डेट बताता हूँ। सर अगर अगर आपका 3 अक्टूबर है, अगर आप परचेज कर लेते हो 3 अक्टूबर या फिर उसके पहले, या फिर उसके पहले, सर कौन सा डेट बोला मैंने? थर्ड 3 अक्टूबर, 3 अक्टूबर या फिर उसके पहले, तो आपको फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिलेगा। सर इसका उल्टा क्या? सर अगर 4 अक्टूबर या फिर उसके बाद में पुट टू यूज होता है, PTU। सर अक्वायर का भी करो, मेरे लिए काम किसका है? पुट टू यूज का। अगर उसके बाद में होता है तो आपको हाफ रेट मिलेगा, उसके बाद में अगर होता है तो आपको क्या मिलेगा सर? हाफ रेट मिलेगा। पक्की बात है? सर दूसरी चीज, ये नॉर्मल ईयर के लिए है। सर कौन सी ईयर के लिए है? नॉर्मल ईयर। सर आप लोगों का अगर लीप ईयर है, अगर आप लोगों का कौन सा साल है सर? सर आप लोगों का अगर लीप ईयर है तो ये यही डेट हो जाएगा। अगर 4 अक्टूबर या उसके पहले, या उसके पहले अगर खरीदते हो, या उसके अगर पहले खरीदते हो तो आपको डेप्रिसिएशन फुल मिलेगा। पुट टू यूज अगर पहले करूंगा फुल मिलेगा, अगर 5 अक्टूबर या उसके बाद करते हो तो हाफ। आई होप आपको समझ में आया होगा। सब लोग पूछेंगे सर सर हमको ऐसा याद नहीं होता, सर थोड़ा सा हमको बता दो, सर हमको बता दो। सर मैंने क्या बोला था कि आपको 180 से कम, सर 180 से कम क्या होगा? तो अगर मैंने आपको याद होगा तो 180 और 180 से ज्यादा अगर है तो फुल रेट बोला था, और 180 से कम ही रहना चाहिए, मतलब दूसरे वाली लिमिट 180 और 180 से ज्यादा तो फुल रेट। तो यानी सर 179 तक आपको हाफ रेट मिलेगा। 179 तक क्या आपको हाफ रेट मिलेगा? तो पीछे से कैलकुलेट करते हैं। सर मार्च में कितने महीने होंगे? 31। सर फरवरी में सर 28, नॉर्मल ईयर की बात करें, लीप ईयर नीचे देखेंगे। सर जनवरी में कितना? सर 31। सर दिसंबर में कितना? 31। सर नवंबर में कितना? 30। सर अक्टूबर में कितना? 31। अब देखना ये कितने दिन हो गए, इसको कैलकुलेट करो। 31 +28 +31 +31 +30 +31। तो अगर आप लोग कैलकुलेट कर रहे होगे इसको, फिर तो 182 हो जाते हैं। तो ये अक्टूबर का एक बार काट लो। अब एक बार टोटल करो कितने हो रहे हैं। तो 182 में से 31 माइनस कर देते, सब 151 हो रहे हैं। 151। तब मुझे कितने दिन देखना है? 179 देखने हैं, क्योंकि इतने दिन के बाद में रहेगा तो 179। तो 151 मेरे आ चुके थे, तो 179 माइनस 151 करो। 179 माइनस 151, सर 151 कैसे सर? इन सब का टोटल। सर तो कितना आ जाएगा सर? 28 आ जाएगा। 28 आ जाएगा। एक सेकंड रुकना। सर 28 डेज हो जाएंगे ये। सर मतलब कि सर कौन सी तारीख को 179 रहेगा ये? सर अक्टूबर में 31 डेज होते हैं। अक्टूबर में 31 डेज होते हैं। और सर मेरे को इसमें 28 दिन हटाने, मतलब तो 3 तारीख, तो अक्टूबर के 28 दिन, तभी कितना होगा? 179 हो जाएगा। तो यानी कि अक्टूबर 3 के पहले, अक्टूबर 3 और या फिर उसके पहले, यहाँ पे मैंने वही लिखा है अक्टूबर 3 या फिर उसके पहले अगर आप लोग खरीदोगे तो आपको फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। सर यहाँ पे वही कैलकुलेशन है। अक्टूबर 3 के बाद में, अक्टूबर 3 के बाद में आपका 179 डेज हो जाता है। अक्टूबर 3 के बाद में अगर 4 तारीख को मैंने कोई एसेट पुट टू यूज किया, तो 4 तारीख से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपका कितना दिन होगा? तो आपका 179 डेज होगा। और अगर 179 डेज आपका पुट टू यूज होता है
तो आप लोगों को हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिलता है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी रहेगा, पे फोर्थ इसलिए क्योंकि लीप ईयर यानी कि एक दिन बढ़ जाएगा सर, लीप ईयर इसलिए एक दिन बढ़ जाएगा। तो आई होप आपको पुट टू यूज का कंसेप्ट समझ में आया होगा। सर थोड़ा सा रिविजन सर, हर हाफ या 1 आवर के बाद में अपन रिवीजन करेंगे कि अभी तक अपन ने क्या पढ़ा। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन, सर आपको इसके नोट्स बनाने, खुद की भाषा में सब कुछ लिखना है। सर मैं आपको ऊपर से लेके आता हूँ। सर डेप्रिसिएशन क्या है, वियर एंड टीयर है। सर अकाउंटिंग का अलग होता है, टैक्स का अलग होता है। सर टैक्स में मैं क्या बनाता हूँ सर, मैं ब्लॉक बनाता हूँ। तो उसमें परसेंटेज और असेट का ब्लॉक बनता है, एक स्पेसिफिक परसेंट एक स्पेसिफिक असेट का ही ब्लॉक बनेगा। जैसे प्लांट एंड मशीनरी के अलग अलग ब्लॉक बन सकते हैं, प्लांट एंड मशीनरी का 15% का ब्लॉक बनेगा, 40% का मिलेगा, 30% का बनेगा, अलग अलग ब्लॉक बन सकते हैं। तो सर अपने क्या सबसे पहले अपन को सीखना है ब्लॉक कैसे बनाते हैं। तो दूसरी चीज सीखना है कि सेपरेट रेट अलग अलग क्या है। तो उसके बाद में डिफरेंट मेथड है, तो उसके बाद में ब्लॉक कैसे बनाते हैं। तो ब्लॉक सर अलग अलग असेट का अलग अलग परसेंट का स्पेसिफिक बनता है, अलग अलग परसेंटेज का स्पेसिफिक बनता है। तो प्रोफार्मा क्या था, सो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी प्लस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट जो प्रीवियस ईयर में लिया है, तो उसमें से माइनस करूंगा सेल्स वगैरह और डब्ल्यूडीवी निकल जाएगा लेस डेप्रिसिएशन। सर प्लांट, तो फिर अपने कुछ एग्जांपल किए थे, मेरे को उधर भेज देना था पर मैंने भेजा नहीं। तो सर इनकम टैक्स में आपको डेप्रिसिएशन तभी मिलेगा जब आपका असेट क्या होगा, पुट टू यूज होगा। सर पुट टू यूज का मतलब क्या, एक्चुअल यूज है क्या सर, नहीं, इसका यूज होता है रेडी टू यूज। सर मतलब क्या है रेडी टू यूज, मतलब कि अगर फायर एक्सटिंग्विशर आप यूज करने डालते हो, फायर एक्सटिंग्विशर अगर आप यूज करने रख रहे हो, तो उसका मतलब ये नहीं कि उसको यूज करना है, आपको उसको रेडी टू यूज कंडीशन में लाना है। पक्का, तो जब भी वो रेडी टू यूज कंडीशन में आ जाएगा तब उसको मैं पुट टू यूज बोल दूंगा, उसको पुट टू यूज बोल दूंगा। अपने नोट बनाए थे। तो अगर उसका पुट टू यूज 180 डेज से ज्यादा का है, अगर उसका पुट टू यूज कितना है 180 डेज से ज्यादा का है, तो उसको कितना मिलेगा, तो उसको फुल रेट मिलेगा। अगर उसका 180 डेज से कम का है तो उसको कितना मिलेगा, हाफ रेट मिलेगा। तो ये कब मेरा होगा, तो ये वाले असेसमेंट के लिए आपको रहेगा 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर ये याद रखने के लिए बता रहा, क्योंकि एग्जाम में आपका उतना टाइम होता नहीं है, तो भी एक बार क्रॉस चेक कर लेना एग्जाम में। तो अगर 4 अक्टूबर के पहले, 4 अक्टूबर या फिर 4 अक्टूबर के पहले अगर आप पुट टू यूज कर देते हो, तो आपको फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिलेगा। अगर आप 5 अक्टूबर या फिर उसके बाद में पुट टू यूज करते हो, तो आपको हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिलने वाला है, हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिलने वाला है। तो अगर आप अगले साल पुट टू यूज करोगे, इस साल खरीद लिया और अगले साल पुट टू यूज करोगे, तो भी आपको हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिलेगा, आपको हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिलेगा। पक्की बात है। से अपन ने पूरा करके देखे। सर इतनी चीजें अपन ने अभी तक के पढ़े, इतनी चीजें अपन ने अभी तक के पढ़ा है। सर पुट टू यूज क्या होता है, हाफ रेट और वगैरह वगैरह वगैरह। तो वापस से मैं क्वेश्चन में आ जाता हूँ। सर 3 क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर देते हैं। सर फोर्थ क्वेश्चन लिखना, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी फॉर से 1 लाख की है, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 1 लाख की है, प्लस परचेस हुआ है, मान लो मोर देन 180 डेज का ले 2 लाख का, और लेस देन 180 डेज के लिए 1 लाख का। तो इसको मेरा ब्लॉक ऑफ असेट क्या हो जाएगा सर, क्वेश्चन के साथ में आंसर लिखा रहा हूँ, क्वेश्चन के साथ में आंसर लिखा रहा हूँ, समझना। सर ब्लॉक ऑफ असेट कितना हो जाएगा सर, 4 लाख का, वैल्यू ऑफ ब्लॉक हो जाएगा 4 लाख। फिर लेस करूंगा सर इससे क्या, डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32, अंडर सेक्शन क्या 30। तो सर डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा बात समझना। सर मान लो 15% का ब्लॉक है, 15% मशीनरी का ब्लॉक है। सर ये फुल फुल सर ये कितना पुट्टी गिराऊंगा साल भर में, सर 180 से ज़्यादा, तो इसमें फुल रेट लगेगा। सर इसमें भी कितना लगेगा सर, इसमें भी फुल रेट लगेगा। लेकिन सर इसमें कितना रेट लगेगा सर, इसमें आपका सिर्फ कौन सा रेट लगेगा सर, हाफ रेट लगेगा। तो कैलकुलेट कैसे होगा सर, 3 लाख पे 15%, और सर जो बचा हुआ 1 लाख है उस पर 7.5%, उसमें कितना परसेंट सर, 7.5%। तो इसको करके देखो, तो 3 लाख पे 15% आपका आएगा मेरे ख्याल से 45,000, 45,000। और सर 1 लाख पे 7.5% आएगा आपका 7,500, यानी कि सर आपका, ओ सर मैं एक चीज़ भूल गया, तो ये ब्लॉक का आया तो सर यहाँ पे मैं सोल्ड वगैरह लिखता हूँ, तो ये जीरो है, तो आपका बिफोर डेप्रिसिएशन वो आ जाएगा, और लिख लेना। तो डब्ल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन आपका हो जाएगा 4 लाख माइनस 45,000 माइनस 7,500, आपका आएगा 3,47,500, 3,47,500।
ये बात समझ में आई? तो जल्दी से कॉपी करेंगे इसको, जल्दी से कॉपी करेंगे, पक्का? सर फिफ्थ में लिखेंगे, इसमें लिखेंगे ओपनिंग WDV 2 लाख, ये होमवर्क है आप लोग ले, प्लस परचेज है मान लो मोर देन, सिर्फ मोर देन लिख रहा, मोर देन का है 10 लाख रुपए का, और लेस देन का है 3 लाख रुपए का। तो आपको निकालना है कि कितना डेप्रिसिएशन अलाउेबल रहेगा, कितना डेप्रिसिएशन अलाउेबल रहेगा, पक्की बात? तो अगर मैं आपको आंसर बताऊं तो 12 लाख का 1,80,000 प्लस सॉरी मेरा कुछ ऑलरेडी MRC था, मैं एक बार वापस निकाल देता। सबका आएगा ये 2,02,500, इतना अलाउेबल रहेगा, 2,02,500 इतना क्या रहेगा आपका अलाउेबल रहने वाला है, पक्का? आगे बढ़ू, चलिए सर अब और एग्जाम्पल पे जाते हैं। सर अब आगे कीजिए, मैं सिर्फ एग्जाम्पल से ही समझाऊंगा, समझने का ट्राई करना। ओपनिंग प्लस परचेज में दो ऑप्शन, मोर देन और लेस देन। अब आपको 180 लिख नहीं रहा हूँ, आपको खुद से लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो इससे क्या मिल जाएगा मेरे को, वैल्यू ऑफ ब्लॉक, अब लेस करते हैं अपन, सोल्ड करते हैं, अपन को मिलता है क्या, WDV बिफोर डेप्रिसिएशन माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे अपन, तो अपन को क्या मिलेगा, WDV आफ्टर डेप्रिसिएशन। ये आपका प्रोफार्म है जो आपको एग्जाम में भी यूज करना है, जो आपको एग्जाम में भी यूज करना है, पक्की बात है? तब तो क्वेश्चन समझना, मान लो आपका ओपनिंग है 2 लाख का, ओपनिंग है 2 लाख का, परचेस है मान लो 18 लाख का, लेस देन का है 0, लेस देन का कितना 0, तो ब्लॉक कितना हो जाएगा आपका 20 लाख। मान लो सोल्ड हो गया था इससे 13 लाख का, सोल्ड कितना हो गया 13 लाख का। अगर क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ नहीं है, अगर क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ नहीं है तो आपको फीफो फॉलो करना है, कि जो पहले आया वो पहले बिका, जो पहले आया वो पहले बिका, तो आपको फीफो यूज करना है। तो क्या हो जाएगा ये, 20 में से 13 का, तो बिफोर डेप्रिसिएशन कितना 7 लाख, तो ये 7 लाख पे आपको डेप्रिसिएशन फुल रेट पे देना है, डेप्रिसिएशन फुल रेट पे देना है। अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सोल्ड हुआ है 28 फरवरी को या फिर 30 मार्च को, तो भी 1 रुपया भी डेप्रिसिएशन उसमें मिलने वाला नहीं है सर, 1 रुपया भी डेप्रिसिएशन मिलने वाला नहीं है। अगर वो सोल्ड हो जाता है तो उस पर कोई भी डेप्रिसिएशन आपको इनकम टैक्स अलाउ करता नहीं है, इनकम टैक्स आपको अलाउ करता नहीं है। आपके पास में जो WDV बिफोर डेप्रिसिएशन की डेट पे जितने भी असेट पड़े रहेंगे, WDV बिफोर डेप्रिसिएशन की डेट में जितने भी असेट पड़े रहेंगे, तो आपको उसी पे डेप्रिसिएशन मिलने वाला है, जो आपने बेच चुका होगा उस पर कोई भी डेप्रिसिएशन मिलने वाला नहीं है। तो आप लोग एक काम करिए, पहले इधर अपने जो अपने रिविजन करें, यहाँ पे आके लिखेंगे, इस रिविजन को काट देना, पहले इस पे लिखेंगे, पहले इस पे लिखेंगे इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर डालना इंपॉर्टेंट, कोई अलग सी पेन होगी तो उससे भी लिख सकते हो, नो डेप्रिसिएशन इज अलाउड ऑन द assets which are sold। सर अगर आखिरी दिन को, यानी कि आप 31 मार्च को भी कोई असेट बेचते हो, साल भर पुट्टू रहा, साल भर उसने काम किया, तो भी उसमें 1 रुपया भी डेप्रिसिएशन मिलने वाला नहीं है सर। एक सर ऐसा क्यों सर, कंपनियां क्या करती थी ना, कोई भी असेट किसी के नाम से दिखा के उसको दिन भर बेचेंगी, कभी खरीदेंगी, इसलिए बहुत सारी तकलीफें थी कि डेप्रिसिएशन कोई गलत कैलकुलेट कर रहा, कोई अच्छे से कैलकुलेट नहीं कर रहा। तो चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्पेसिफिक रूल ला ली, बेटा अगर आखिरी दिन पड़ा है तो मिलेगा, अगर आखिरी दिन नहीं पड़ा है तो डेप्रिसिएशन मिलने वाला नहीं है, तो डेप्रिसिएशन मिलने वाला नहीं है। बात समझ में? सर ऐसा क्यों सर, एक असेट मान लो 2 भाई है, तो वो क्या करेगा, 4 महीने इसको बेच देगा, फिर वो इसको बेच देगा, फिर वापस से उसको बेच देगा, तो वो 4 महीने इसने यूज किया, 4 महीने से फिर वापस 4 महीने, तो इससे क्या होगा, सबको डेप्रिसिएशन थोड़ा 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 तो मिल जाएगा।
तो इन चीज़ों को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने सीधा ब्लॉक बना दी, बोले कि ऐसा कोई भी डेप्रिसिएशन अपन अलाउ करने वाले नहीं है। पास है, तो आप लोग लिखिए कि नो डेप्रिसिएशन इज अलाउड ऑन द असेट विच आर सोल्ड। अगला पॉइंट लिखना, डेप्रिसिएशन इज अलाउड ओनली ऑन द असेट्स विच आर अवेलेबल ऑन क्लोजिंग डेट, मतलब कि जो क्लोज, जो बिफोर डेप्रिसिएशन हम निकालते हैं डब्ल्यूडीवी बिफोर डेप्रिसिएशन, तो अगर जो एसेट तब रहेंगे तभी उन पे डेप्रिसिएशन मिलने वाला है। इफ नथिंग इज गिवन, ये कुछ चीज लिखा रहो बाद में देखेंगे, इफ नथिंग इज गिवन ऑलवेज अज्यूम, ऑलवेज यूज फीफो मेथड टू सोल्ड एसेट, मतलब कि जो पहले एसेट है वो पहले बिका, ये मानना पड़ेगा। अगर कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं, अगर कुछ दिया हुआ है तो अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा। तो जैसे कि सर ये वाले केस में, जैसे कि सॉरी सर मैं इधर आ गया, तो जैसे कि वाले केस में एक से रुकना, ब्राइटनेस कम हो गया होगा, मेरे को चार्जिंग पे लगाने जो लैपटॉप को, तो कुछ समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। सर मेरे को 5 मिनट देना, मैं लगा रहा हूँ। तो जब तक आप लोग पहले वो लिख लीजिए पॉज करके, जो मैंने 2 चीज़ लिखाई है, कि आपको जो असेट रहेगा, जो आपका असेट रहेगा, तो अगर वो साल में बिक जाता है तो उसमें 1 रुपया भी आपको डेप्रिसिएशन मिलने वाला नहीं, आपको 1 रुपया भी डेप्रिसिएशन मिलने वाला नहीं है। उसके साथ में जो आपके लास्ट डेट पे अलाउड रहेगा सिर्फ उसी पे डेप्रिसिएशन मिलेगा। उसके साथ में आपको अपन को हमेशा कौन सी मेथड यूज़ करना है, तो हमको हमेशा फीफो मेथड यूज़ करनी है। तो हमेशा कौन सी मेथड यूज़ करनी है, फीफो मेथड। तो ये तीनों चीज़ लिखिए। अब मैं क्वेश्चंस पे आता हूँ, मेरे को इधर नहीं जाना है, मुझे इधर से ही क्वेश्चंस पे जानी है। मैं इसको एक काम करता हूँ, ऐसा ओपन कर लूँ क्या, तो जाने देता, काफ़ी अजीब हो जाएगा। मैं इधर आता हूँ। थोड़ा सा गड़बड़ किया मैंने बीच में, पर ठीक है चला लेना। तो जो क्वेश्चन था, तो इसमें पे ओपनिंग था 2 लाख रुपए का, मैंने 18 लाख का और खरीदा, तो वैल्यू कितना बना 20 लाख का, तो सोल्ड हुआ सर। तो सोल्ड कैसे मानूंगा सर, ये 2 लाख पूरा बिक गया, और सर ये 18 लाख में से 11 लाख का बिक गया, ये 18 लाख में से 11 लाख का बिक गया, क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। तो सर सोल्ड कितने को 13। सर जो डेप्रिसिएशन अलाउ होगा, जो चीज़ बची हुई है सिर्फ उस पर अलाउ होने वाला है, जो चीज़ बची है सिर्फ उसमें अलाउ होने वाला है। और सर रेट कौन सा रहेगा, सर रेट फुल रेट रहेगा, मतलब कि 7 लाख पे 15%, 7 लाख में कितना परसेंट, 15%। तो कितना आएगा सर, ये आएगा आपका 1,05,000, मैंने लिखा कुछ गलत। सर 1,05,000, सर कितना आएगा 1,05,000, मतलब कि कितना अलाउ होगा, सर कितना वैल्यू बचेगा 5,95,000। जल्दी से इसको कॉपी करेंगे। सर 7th वाला लेता हूँ मैं। बात समझना, मेरे को इसी तरीके से दिया हुआ है उसने, ठीक है। तो मेरे को मान लो ओपनिंग दिया है उसने अभी 5 लाख की, तो ओपनिंग दिया कितना 5 लाख की। तब परचेस में मैंने मोर देन में एक भी नहीं खरीदा, एक भी नहीं खरीदा। सर लेस देन में मैंने 2 लाख खरीदा, सर लेस देन मैंने कितना खरीदा, 2 लाख की खरीदा। सर तो मेरा वैल्यू कैसे हो जाएगा 7 लाख। सर कितना हो जाएगा, ये 7 लाख का हो जाएगा पक्का। अब सर जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा, मान लो सोल्ड हुआ है 3 लाख का, सोल्ड कितना हुआ है 3 लाख का, तो बिफोर कितना लग जाएगा, सर 4 लाख बचेगा। सर 4 लाख दिखा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले डेप्रिसिएशन ऑन लेस देन 180, हमेशा आपको डेप्रिसिएशन किस में देना है, जो लेस देन 180 का, सबसे पहले आपको डेप्रिसिएशन देना है 180 वाले में। तो अगर 180 वाले में दोगे तो कितना है सर, 2 लाख का था, उसका 7.5%, सर 2 लाख का 7.5% से कितना हो जाएगा सर 15,000। तो कितना था 15। अब सर डेप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग कर देना, सर नीचे क्या करूँगा डेप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग,
तो डेप्रिसिएशन कितना रिमेनिंग बचा है, तो 4 लाख था, 2 लाख पे दे चुके हैं, मतलब 2 लाख पे बचा, तो 2 लाख पे कितना 15%, मतलब कितना हो जाएगा ये 30,000, मतलब आपका WDV कितना बच जाएगा 45 माइनस, मतलब कि 3,55,000, 3,55,000। आई होप समझ में आया होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा पक्का। सर जब भी इस तरीके से क्वेश्चन जिसमें लेस देन आपको दिया रहे, जब भी आपको लेस देन दिया रहे तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन लेस देन वाले में देना, अगर सोल्ड भी है तो सबसे पहले लेस देन वाले में देना, उसके बाद में रिमेनिंग में देना, उसके बाद में रिमेनिंग में देना। तो सेम क्वेश्चन उठाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8। सर 8 सर कोई बुक का यूज़ नहीं है, जब आएगा मैं आपको बताऊंगा मैं क्या यूज़ कर रहा। सर सेम यही क्वेश्चन है। तो ओपनिंग 5 लाख, तो ओपनिंग कितना 5 लाख, परचेज मोर देन में कुछ नहीं है, सर लेस देन में कितना 2 लाख का है, सर वैल्यू कितना हो जाएगा सर 7 लाख का हो जाएगा। सर सोल्ड किया मैंने, सर यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह नहीं देखना, सिर्फ अमाउंट देखना सर, असेट का नंबर भी देखना कि 3 असेट बेचा कि 4 असेट बेचा बेचा, तो मेरे को देखना है कि यहाँ पे वैल्यू बचना चाहिए, यहाँ पे ये लेस देन जीरो नहीं होना चाहिए, WDV बिफोर डेप्रिसिएशन। बाकी कुछ भी मेरे को सब कुछ चलता है, बाकी सब कुछ मेरे को चलता है पक्का। एक सेकंड में सिर्फ रिकॉर्डिंग देख लूँ चल रही है क्या। हाँ सर रिकॉर्डिंग तो चल रही है काफ़ी अच्छे से, तो मैं वापस आ जाता हूँ। सर तो मान लो सोल्ड दिया है आपको 6 लाख रुपए, सोल्ड कितना दिया है 6 लाख रुपए का, तो कोई भी बेचे कितने का बेचे छोड़ दिया, तो यहाँ पे बचा 1 लाख, यहाँ पे कितना बचा 1 लाख। अब सर सबसे पहले सर मेरे को डेप्रिसिएशन देना है, डेप्रिसिएशन ऑन लेस देन, तब अगर देखोगे सर सिर्फ 1 ही लाख का वैल्यू बचा है, तो सिर्फ 1 ही लाख पे मिल सकता है, तो इवन तो 2 लाख का था, कितने पे डेप्रिसिएशन मिलेगा सर 1 लाख पे ही मिलेगा, तो 1 लाख का कितना परसेंट सर 7.5%, तो कितना हो जाएगा सर ये 7,500। सर रिमेनिंग कुछ रहेगा क्या, सर रिमेनिंग है ही नहीं 1 लाख पे, तो कोई और डेप्रिसिएशन मिलने वाला नहीं है, यानी कि 92,500, कितना 92,000। अगर आप लोग फर्क देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे फर्क कैसे बिकता है, तो यहाँ पे 4 लाख का वैल्यू है, तो यहाँ पे 1 लाख का वैल्यू है, तो यहाँ पे लेस देन कितना था सर 2 लाख, तो ये 2 लाख पे पूरा आधा परसेंट बच गया, और सर 4 लाख अगर मैं 2 लाख हटा दूँ तो भी रिमेनिंग बचता है, तो रिमेनिंग में मिल गया। तो ये वाले केस में तो ये 1 लाख है, लेकिन लेस देन कितना था 2 लाख, तो पर वो 2 लाख अभी है ही नहीं ना, सिर्फ कितना है 1 लाख ही है, तो 1 लाख पे ही 7.5 मिल जाएगा, बाकी का मैं क्या करूँगा, रिमेनिंग कुछ बचेगा ही नहीं, रिमेनिंग कुछ बचेगा ही नहीं। तो जल्दी से इसको कॉपी करेंगे तीनों एग्जाम्पल। आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए और क्वेश्चंस करते हैं। या फिर मैं वापस से उसको कॉपी कर लेता। ऐसा क्यों हुआ ये, पता नहीं क्या हो रहा है। मैं दूसरी जगह कॉपी करने का ट्राई करता, क्या सेम आ रहा है, तो ये सेम आ रहा है तो इसको मैं उड़ा दूंगा। चलो अपन वापस से लिखने का ट्राई करते हैं, कुछ नए क्वेश्चन करते हैं, कुछ नए टाइप ऑफ क्वेश्चन तो समझना। तो 9th क्वेश्चन है, इफ मिस्टर ए हैज ओपनिंग WDV ऑफ 2 लाख, he purchased and machinery costing 7 lakh on 30th 5 2019 and put to use on same date. He purchased another machinery of rupees 7 lakh on 30th 12 2019 and put to use on same day. He sold
मशीनरी वन, मशीनरी ऑन, इससे भी लिखा है टोल्ड मशीनरी ऑन 30/3/2020 ऑफ रुपीज 10 लाख। जो एक काम करता हूँ, ऑफ रुपीज 6 लाख कर दो, ऑफ रुपीज 6 लाख। कैलकुलेट, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। मेरे को क्या बोला है सर, डेप्रिसिएशन निकालो। पक्की बात है, तो सर कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले ओपनिंग ऊपर लिखना कैलकुलेशन डेप्रिसिएशन फॉर मिस्टर ए और असेसमेंट ये जो भी लिखते हैं। तो ओपनिंग कितना है सर, 2 लाख का सर, प्लस परचेस। सर परचेस में 2 कॉलम बनाना, एक रहेगा मोर देन, एक रहेगा लेस देन। सर डेट अपन ने फिक्स कर चुके हैं 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर या उसके पहले, 4 अक्टूबर या फिर उसके पहले अगर रहेगा तो फुल रेट, नहीं तो उसका हाफ रेट। तो देखो पुट टू यूज कब कर दिया इसने, 30/5/19, मतलब कि इसके पहले पांचवा तो फुल रेट हो जाएगा। तो 7 लाख लिख दो यहाँ पे फुल रेट पे। तो उसके नीचे ये 7 लाख की मशीनरी लिया उसने, सर इसको 7 में इसको 8 कर देता था, क्योंकि नंबर्स में कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को, इसको 8 कर देना। सर लेस देन, अब मेरे को तो 12 अक्टूबर के बाद में उसका पुट टू यूज है, पुट टू यूज बाद में तो आ जाएगा ये लेस देन में, क्या आ गया 8 लाख। तो आपको मिल जाएगा वैल्यू ऑफ ब्लॉक कितना हो जाएगा 15 और ये 17 लाख, 17 लाख। सर लेस, सर सोल्ड, सर सोल्ड कितने का किया, सर सोल्ड किया इसने 6 लाख का। सर सबसे पहले चेक करना, सोल्ड यहाँ पे लिखना 6 लाख, डायरेक्टली सोल्ड लिखना 6 लाख। यहाँ पे आ जाएगा क्या, वैल्यू या फिर डब्ल्यू डी वी बिफोर डेप्रिसिएशन, डब्ल्यू डी वी बिफोर डेप्रिसिएशन। पक्की बात है, तो ये लेस होगा तो ब्रैकेट दे दो, तो 11 लाख आ जाएगा। सर माइनस डेप्रिसिएशन करूंगा तो लेस देन 180 डेज वाली लूंगा। तो सबसे पहले आपको देखना है तो कि जो 11 लाख है बिफोर, और लेस देन कितना आपका वैल्यू था, तो ये 8 लाख। अगर यहाँ पे, अगर मान लो यहाँ पे 7 लाख होता, फोर से यहाँ पे कितना होता 7 लाख, तो सर आपको डेप्रिसिएशन मिलता हाफ रेट का सिर्फ 7 पे। तो क्योंकि ये 8 बचा है, क्योंकि ये कितना बचा, पूरा का पूरा 8 बचा हुआ है, और ये वैल्यू है वो 8 से ज्यादा की है, ये वैल्यू 8 से ज्यादा की है, तो इसमें पूरा का पूरा 8 लाख पे आपका हाफ रेट परसेंट पे डेप्रिसिएशन आपको मिल जाएगा। सर हाफ रेट परसेंट पे आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। मतलब कि सर मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे 7 लाख रहता तो सर कितने पे डेप्रिसिएशन मिलता, सर 7 लाख पे हाफ परसेंट, हाफ रेट जो, और यहाँ पे 11 है तो यहाँ पे पूरे 8 लाख पे मिल जाएगा सर, पूरे 8 लाख। यानी इसको अगर मैं दिखाऊँ तो ऐसा होगा 8 लाख पे 7.5%, 8 लाख में 7.5%, तो इसको लिखेंगे 8 लाख इंटू 7.5%, तो कितना हो जाएगा सर, ये 60,000 हो जाएगा। सब रिमेनिंग, सब बचा हुआ कितना रहा, सर 11 में से 8 गए, सर 11 में से 8 गए तो रिमेनिंग कितना रहा, सर 3 लाख। तो 3 लाख पे पूरा कितना 15% से मिल जाएगा, तो सर 3 लाख इंटू 15%, तो कितना हो जाएगा ये 45,000, 45,000। तो सर टोटल डेप्रिसिएशन के में आ जाएगा डब्ल्यू डी वी आफ्टर डेप्रिसिएशन, या फिर इसको क्लोजिंग डब्ल्यू डी वी भी बोला जाता है। तो कितना हो जाएगा, प्लस कर देता है इसमें 60,000, माइनस कर देता है इससे 11 लाख, तो कितना हो जाएगा 9,95,000। तो कितना हो जाएगा 9,95,000। पक्की बात है। तो इधर मैं लिखता हूँ, ये क्वेश्चन पहले आप लोग लिखिए जल्दी से, ज़्यादा समय नहीं लगाना, सटासट लिखते जाओ, ज़्यादा समय बिल्कुल भी लगाने का नहीं, आपको जितना जल्दी हो सके उतना लिखना है। ठीक है सर। तो इधर आते अपन क्वेश्चन नंबर 10 पे। सर 10 पे लिखते हैं अपन, इफ सेल अमाउंट इन क्वेश्चन 9 इज रुपीज, अगर क्वेश्चन 9 में ये होता, मान लो 8 लाख की जगह, 6 लाख की जगह 12 लाख रुपए, अगर ये कितना होता 12 लाख, कैलकुलेट करो डेप्रिसिएशन। अगर सेल वैल्यू कितना होता था 12 लाख का होता तो डेप्रिसिएशन किस तरीके से कैलकुलेट होता। पक्की बात है।
तो सर इसको करेंगे अपन कॉपी। आपको तो सहूलियत नहीं है, मेरे को है, मैं करूँगा। इसको कर दिया मैंने यहाँ पे पेस्ट। चलो ध्यान देना सर, ऊपर का सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ सोल्ड कितना हो जाएगा सर यहाँ पे, सर यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 लाख। तो WDV बिफोर डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा सर ये 5 लाख। सर कितना हो जाएगा सर, सर 5 लाख। तो सर लेस देन जो वाला बचा जो चीज़ है समझना, सर आपने लेस देन कितना परचेज किया था, सर 8 लाख का परचेज किया था सर, लेकिन वैल्यू कितने का बचा है सिर्फ, सर वैल्यू कितने का बचा है बस, सर 5 लाख का बचा है। सर वैल्यू कितने का बचा है बस 5 लाख का। तो लेस देन 180 में आपको डेप्रिसिएशन क्लेम होगा 5 लाख का 7.5%, और सर रिमेनिंग कुछ बचेगा ही नहीं। 7.5% से कितना हो जाएगा 37,500। सर क्या हो जाएगा 37,500। बात समझ में आई। तो सर आपका क्लोजिंग बचेगा, आपका क्लोजिंग बचेगा 5 लाख, यानी कि हो जाएगा 4,62,500, 4,62,500। बात समझ में आई पक्का, अच्छे से, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं सर, समझ में आ गया तो क्लियर है इतना। सही भी एग्जांपल लिखेंगे आप, तो 10 क्वेश्चन अपने ऑलमोस्ट हो चुके हैं, तो इतना आप लोग लिखेंगे। सर अब मैं आपको ये बोल सकता हूँ, सर अब मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि आपको डेप्रिसिएशन में जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन आपको बहुत अच्छे से निकालते आ गया होगा, नॉर्मल डेप्रिसिएशन काफ़ी अच्छे से निकालते आ गया होगा। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन भी हो चुके हैं, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए अपने, 10-12 क्वेश्चन कर चुके हैं, 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, और मैं होमवर्क दूंगा ही, उसका भी टेंशन मत लीजिए। तो 10 क्वेश्चन अपन ने ऑलमोस्ट मशीन डेप्रिसिएशन के कर चुके हैं अभी तक के, सर नॉर्मल एक टॉपिक पे। अब सर मैं आगे बढ़ता हूँ, सर मैं आगे बढ़ता हूँ, सर मैं अपनी शीट चेंज कर लेता हूँ। सर इतना हो गया था सर, अगली हेडिंग डालेंगे अपन एडिशनल डेप्रिसिएशन। सर अगली हेडिंग डाली अपनी एडिशनल डेप्रिसिएशन। तो अगली हेडिंग क्या डालें एडिशनल डेप्रिसिएशन। अगर सेक्शन लिखना है तो 32(1)(2)(a), 32(1)(2)(a। तो मतलब नहीं सेक्शन याद करके कुछ रहेगा, तो सेक्शन 32 याद रखिए, सेक्शन 32 याद रखिए, अपने लिए बहुत सारा हो जाता है, सेक्शन 32 में आपका बहुत सारा हो जाता है अपने आप, पक्की बात है। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन क्या बोलता है कि आपको नॉर्मल तो मिलेगा, तो जो नॉर्मल है वो तो मिलते रहेगा, जैसे अपन ने पीछे सीखे, पक्की बात है, तो नॉर्मल तो मिलते रहेगा, लेकिन लेकिन अगर कोई असेसी, अगर कोई असेसी, अगर कोई असेसी, वापिस से बोल रहा हूँ, अगर कोई असेसी क्या है, अगर कोई असेसी वेदर कंपनी हो या फिर अदर हो, कंपनी भी चलेगा और अदर भी चलेगा, जो मैन्युफैक्चरिंग करता है, जो क्या करता है मैन्युफैक्चरिंग करता है, जो क्या करता है मैन्युफैक्चरिंग करता है, सर क्या करता है मैन्युफैक्चरिंग करता है। सर मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या होता है सर, इसमें काफ़ी सारे केस लॉ वगैरह, केस लॉ की बुक में एग्जाम में नहीं है, तो एक सिंपल सा बता देता हूँ। सर बुक, सर बुक, सर बुक को पब्लिश करना यानी प्रिंट वगैरह करना, बुक को क्या करना प्रिंट वगैरह करना, सर इसको भी मैन्युफैक्चरिंग में माना गया है, इसको भी मैन्युफैक्चरिंग में माना गया है। सर अगर एक्स्ट्रा नॉलेज दूँ, तो एक रेस्टोरेंट वाला आया, केस डाला उसने हाई कोर्ट में, उसने बोला कि सर मैं रॉ फूड को कन्वर्ट करता हूँ फूड में, खाने लायक बनाता हूँ, मैं भी मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ। सो मैन्युफैक्चरिंग इज एनी प्रोसेस इन विच यू changes the structure of a commodity either in shape size color or anything, इस चेंजेस सब्सटेंशियली चेंज करते हो, अगर आप किसी भी चीज को सब्सटेंशियली चेंज करते हो उसको अपन क्या बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। तो सर रेस्टोरेंट वाले ने बोला, लेकिन हाई कोर्ट ने बोला कि नहीं आप लोग मैन्युफैक्चरिंग का काम करते नहीं हो, आपके एग्जाम के लिए नॉट सो इम्पोर्टेंट। वापिस आता हूँ सर, एडिशनल में आपको नॉर्मल तो मिलने ही वाला है, नॉर्मल तो मिलेगा ही, सब उसके एडिशन में आपको एडिशन मिलेगा। सर किसको मिलेगा, सारे ऐसी कंपनी हो फिर अदर हो, लेकिन किस में होने चाहिए सर वो लोग, सब मैन्युफैक्चरिंग में होने चाहिए। तो किस में होने चाहिए मैन्युफैक्चरिंग में होने चाहिए। सर उसके साथ में सब मैन्युफैक्चरिंग में होने चाहिए, या फिर अगर वो लोग पावर का, अगर पावर इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करते हैं, जनरेशन करते हैं, या फिर
ट्रांसमिशन करते हैं, खंभों से ट्रांसमिशन करते हैं, या फिर ट्रांसमिशन करते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूशन करते, तो उनको भी मिल जाएगा, तो उनको भी एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। लेकिन एक कंडीशन है, एक सिंगल सी कंडीशन है कि उन लोगों को WDV ब्लॉक से करना है। सर मैंने आपको, अगर क्लास में आप लोग थे, मैं बताया था इनको ऑप्शन रहता पावर वालों को, या तो वो SLM लेंगे या तो लोग WDV लेंगे। नॉर्मली अपन लोग WDV से ही करेंगे पूरा का पूरा हर किसी को, लेकिन पावर वालों को ऑप्शन है कि वो लोग WDV या फिर नॉर्मल वाला भी ले सकते हैं, SLM ले सकते हैं। तो अगर वो SLM लेंगे, अगर वो लोग SLM लेंगे, यहाँ पे सिंपल है, अगर वो लोग SLM चूज करेंगे तो नो एडिशनल डेप्रिसिएशन, उनको कोई भी एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलने वाला नहीं है। तो वापस से सर एडिशनल डेप्रिसिएशन सर नॉर्मल वालों को मिलेगा, हाँ सर। सर असेसी कंपनी है फिर उसको मिलेगा। सर मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। सर पावर वालों का अगर जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन है तो उनको भी मिलेगा, लेकिन कौन सी मेथड फॉलो करनी है सर? WDV मेथड। कौन सी मेथड सर? WDV मेथड फॉलो करनी है। तो इनको क्या होगा सर? इनको डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा सर इनको। सर कितना परसेंट एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा सर? 20%। सर कितना? 20% मिलेगा सर। अगर 180 डेज से कम है तो सर, 180 डेज से कम पुट टू यूज है तो सर 10%। सर कितना मिलेगा? 10%। लेकिन लेकिन यहाँ पे लिखना, बचा हुआ 10% अगले साल मिलेगा। अगले साल मिलेगा। तो जैसे कि विजुअलाइज देखना, मान लो कि 19-20 का मेरा साल है, मैंने 11वें महीने में एक असेट खरीदा जो एडिशनल डेप्रिसिएशन से कंडीशन फॉलो करता है। तो सर इस समय उसको मेरे को नॉर्मल डेप्रिसिएशन कितने से मिलेगा? मान लो मशीनरी तो 7.5% से, और एडिशनल भी कितना मिलेगा सर? 10% से। अब सर जब अगला साल शुरू होगा 2021, तो नॉर्मल कितना मिलेगा सर? उसको नॉर्मल तो 15% मिलेगा, और सर एडिशनल भी और मिल जाएगा कितना? 10%। क्योंकि टोटल मिला के कितना मिलना चाहिए? 20% मिलना चाहिए। एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना मिलना चाहिए? टोटल मिला के 20%। तो सर क्या क्या पड़े अभी तक के? सर नॉर्मल, नॉर्मल तो मिलने वाला है सर। एडिशनल भी मिलेगा सर। किसको मिलेगा सर? असेसी जो कंपनी या फिर अदर है। साथ में क्या होना चाहिए? उसको मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए सर। वो पावर वाले भी हो सकते हैं। तो कितना परसेंट मिलेगा सर? 20% मिलेगा सर। अगर 180 से कम डेज पुट टू यूज है तो सर 10% मिलेगा सर। लेकिन बचा हुआ 10 कब मिल जाएगा सर? अगले साल बचा हुआ 10 उसको मिल जाएगा सर। सर लेकिन ऑन प्रीवियस ईयर WDV, मतलब कि जो इस साल आपका असेट का वैल्यू था उसका ही वैल्यू आपको मिलेगा सर। कैसे? वो क्वेश्चन में आपको मैं समझा दूंगा। पक्का बात सर, ये बात होगी सर। उसके साथ में मान लो कि ये मैंने एक असेट खरीदा था। यहाँ पे मैं यहाँ पे वापस दिखाता हूँ, 19-20 का टाइम है। यहाँ पे मैंने एक असेट खरीदा, मान लो 11वें महीने में मैंने एक असेट खरीदा 2 लाख रुपए का। तो स्कोर दूसरे फरवरी में बेच दिया। क्या नॉर्मल मिलेगा क्या सर? नहीं, नॉर्मल तो मिलेगा नहीं, क्योंकि सर वो फाइनल अवेलेबल नहीं है। सर क्या एडिशनल मिलेगा सर? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। उसको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा सर, उसको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। क्योंकि अगर ये स्कीम ही बेटा इसलिए लाई गई है एडिशनल डेप्रिसिएशन की, ताकि हम आप मैन्युफैक्चरर्स को बूस्ट दे सके। क्या दे सके? बूस्ट, उनको उत्साह दे सके कि बेटा तुम लोग अच्छा काम करो, तुमको और अच्छा काम करना चाहिए। अगर उनको उत्साह देना है, मैन्युफैक्चरिंग वालों को बूस्ट देना है, तो अपने बोलेगा तुम बेच भी दोगे तो भी हम तुमको एडिशनल डेप्रिसिएशन देंगे, तो भी हम आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन देंगे। पक्की बात है। लेकिन कंडीशन डाल दिया कि वैल्यू ऑफ जो ब्लॉक है वो जीरो नहीं होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है, वैल्यू ऑफ ब्लॉक जीरो नहीं होना चाहिए। तो वो रहता भी नहीं। मैंने आपको बोला वैल्यू ब्लॉक हमेशा जीरो या फिर जीरो से ज्यादा ही रहेगा, हमेशा जीरो से ज्यादा ही रहेगा। पक्की बात है सर, इतनी बात ठीक है। तो वापिस से आ जाओ मेरे ग्राफ पे। तो अपन ने देखा एडिशनल डेप्रिसिएशन सर नॉर्मल तो मिलता रहेगा। एडिशनल किसको मिलेगा सर? सारे एसएससी को। सर किसको मिलेगा? सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग को मिलेगा सर। किसको मिलेगा? सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग। सर अगर रिटेलर है तो क्या उसको मिलेगा क्या सर? नहीं, उसको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलने वाला नहीं है सर। पावर वालों को मिलेगा, हाँ सर। कितने परसेंट सर? 20%। अगर कम है तो सर 10%। लेकिन सर अगर बचा हुआ 10 का अगले साल मिल जाएगा सर, अगले साल मिल जाएगा। तो अगर असेट बेच दिया तो भी इसको 10% मिलेगा सर। कौन सी मशीनरी पे? अब इंपॉर्टेंट सर, कौन से असेट्स पे? तो कौन से असेट पे? तो सर बस मशीनरी पे मिलेगा सर। किस पे मिलेगा? बस और बस सर सिर्फ और सिर्फ मशीनरी पे बनेगा।
सर सिर्फ किस पे मिलेगा सर? सिर्फ मशीनरी पे मिलेगा। सर कौन सी मशीनरी? बात आती है सर कौन सी मशीनरी? सर एनी मशीनरी। सर एनी मशीनरी एक्सेप्ट सौरभ। एक्सेप्ट क्या? सौरभ। सर ये सौरभ क्या है? सर एक्सेप्ट सौरभ जब मैंने बोला SOURAV, सौरभ बोला, सर एस से आएगा शिप्स और एयरक्राफ्ट। अगर आपने कोई शिप्स खरीदा, आपकी मशीनरी, अगर आपने एयरक्राफ्ट खरीदा, इस पे आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलने वाला नहीं है। इस पे आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलने वाला नहीं है। बात समझा? सर ओ से क्या आएगा? सर अगर आपने ऑफिस में इंस्टॉल करे कोई भी मशीन है जिसको ऑफिस में या फैक्ट्री में इंस्टॉल करते नहीं हो, एग्जांपल लिखना। सर अगर कंप्यूटर खरीदे फॉर फैक्ट्री, अगर कंप्यूटर खरीदे फॉर फैक्ट्री एडिशनल मिलेगा। सर एट द सेम टाइम अगर आपने कंप्यूटर खरीदा फॉर ऑफिस, आपको एडिशनल मिलने वाला नहीं है। आपको एडिशनल मिलने वाला नहीं है। अगर आपने यूज्ड मशीनरी खरीदी, यू से क्या? अगर आपने यूज्ड मशीनरी खरीदी मतलब कि सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी, तो भी आपको डेप्रिसिएशन मिलने वाला नहीं है। तो भी आपको डेप्रिसिएशन मिलने वाला नहीं है। सर आर से क्या? अगर आपने कोई रेसिडेंशियल अकोमोडेशन के लिए खरीदा, सर अगर आपने कोई मशीन खरीदे और उसको रेसिडेंशियल हाउस अकोमोडेशन में लगा दिया, आपका बिजनेस है लोगों को ये देने का रेसिडेंशियल अकोमोडेशन, अगर आपने वहां पे लगा दिया तो भी आपको मिलने वाला नहीं है। सर ए, सर ए से क्या होगा? सर मैंने ए ऊपर कवर कर दिया है। सर एयरक्राफ्ट आता है यहाँ पे। सर ए से क्या है? एयरक्राफ्ट। ऊपर हो गया शिप्स। और सर वी क्या है? सर व्हीकल। अगर आपने कोई व्हीकल खरीदा, मान लो कार, सर एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलने वाला नहीं है। एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलने वाला नहीं है। सर आपने अगर खरीदे मान लो ट्रक, सर एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलने वाला नहीं है। तो आपको ये लिस्ट याद करनी पड़ेगी। सर किस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता? सर सौरभ पे नहीं मिलता। सर किस में नहीं मिलता? सर सौरभ पे। सर सौरभ क्या है? शिप्स। तो सौरभ क्या है? शिप्स। तो ओ से क्या है? ऑफिस में इंस्टॉल करे। तो यू से क्या है? यूज मशीनरी। सर आर क्या है? रेसिडेंशियल अकोमोडेशन में मशीनरी इंस्टॉल करे। पूरा लिखना में मशीनरी सर, क्योंकि इससे में मिलता किस में? सिर्फ और सिर्फ मशीनरी पे। सर ए में क्या है? एयरक्राफ्ट और व्हीकल। सर व्हीकल भी प्लांट एंड मशीनरी की कैटेगरी में आता है। व्हीकल भी आपके किसकी कैटेगरी में आता है? प्लांट एंड मशीनरी की कैटेगरी में आता है। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। सर ये पूरा का पूरा आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन का चार्ट। आपको ये इसी तरीके से बनाना अगर है तो आप लोग इस तरीके से बना भी सकते हो। तो शुरू करते हैं। सर एडिशनल डेप्रिसिएशन नॉर्मल तो मिलेगा। सर एडिशनल मिलेगा सर किसको मिलेगा? आइदर कंपनी और अदर सबको मिलेगा। सर कौन सी कंपनियों को मिलेगा? या फिर अदर जो मैन्युफैक्चरिंग करते हो, जो क्या करते हो? मैन्युफैक्चरिंग। सर बुक प्रिंट मैन्युफैक्चरिंग है, रेस्टोरेंट वाला मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। सर आपको आने वाला नहीं है। सर पावर वालों को मिलेगा जो जनरेट करता है, ट्रांसमिशन करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है। लेकिन कौन सी मेथड फॉलो करता है सर? सर WDV फॉलो करता है। SLM करेगा तो कोई एडिशनल मिलने वाला नहीं है। सर कितने परसेंट मिलेगा? सर 20% मिलेगा। अगर 180 डेज से कम पुट टू यूज है तो सर 10% मिलेगा। सर बचा हुआ 10% कम मिलेगा सर अगले साल मिलेगा। सर अगले साल मिलेगा। सर कौन से असेट्स पे मिलेगा? सर सिर्फ और सिर्फ मशीनरी पे मिलेगा। मतलब कि सर बिल्डिंग पे मिलने वाला है क्या? सर क्या बिल्डिंग पे मिलेगा क्या? सर नहीं, बिल्डिंग पे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आपको बिल्डिंग पे कुछ मिलने वाला, आपको बिल्डिंग पे कुछ मिलने वाला नहीं है। आपको बिल्डिंग पे कुछ मिलने वाला नहीं है। सर क्या फर्नीचर पे मिलेगा क्या? नहीं सर आपको फर्नीचर में मिलने वाला नहीं है। सर क्या आपको बुक्स पे मिलेगा क्या? नहीं सर आपको बुक्स पे एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलने वाला नहीं है। सर क्या नॉर्मल मिलेगा? हाँ सर नॉर्मल मिलेगा। सर अपन बात करते हैं किसकी? एडिशनल की। तो सिर्फ किस पे मिलेंगे सर? सिर्फ मशीन पे मिलेगा। सर किस पे मिलेगा? सिर्फ मशीन में मिलेगा। सर कौन सी मशीन इंक्लूड नहीं होंगी? सर ये सारी। सर ये सारी कौन सी है? सौरभ। इसकी लिस्ट कौन सी है बेटा? सौरभ की लिस्ट है। सर सौरभ का शॉर्टकट पवन साड़ा के सर की बुक से मैंने चोरा है। पवन साड़ा सर की बुक से मैंने ये चोरा है। पक्की बात है। सर सौरभ क्या है? एस फॉर शिफ्ट, ओ फॉर ऑफिस इंस्टॉल मशीनरी, तो यू से यूज मशीनरी, आर से रेसिडेंशियल वाली, एयरक्राफ्ट वाली और व्हीकल वाली। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आई होप। पक्का? सर अभी खत्म नहीं हुआ है। सर एडिशनल डेप्रिसिएशन नॉर्मली कितना परसेंट? 20%। लेकिन कुछ जगह, कुछ जगह ये 35%, कुछ जगह ये कितना परसेंट है? सर 35% है। सर कौन कौन सी जगह पे? सर ये 4 जगह है। स्पेशल स्टेट्स है। सर कौन कौन से? सर स्पेशल स्टेट्स आपके आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना,
और वेस्ट बंगाल। और कौन सा? वेस्ट बंगाल। अगर ये चारों जगह पे अगर आप लोग कोई मशीनरी इंस्टॉल करते हो, आप मैन्युफैक्चरिंग वाले हो, तो आपको कितना परसेंट मिलेगा? तो आपको ये 35% मिलेगा सर। कितना परसेंट मिलेगा सर? 35%। और अगर 180 डेज से कम पुट्टी यूज करते हैं तो सर 17.5। अब बचा हुआ कब मिलेगा? अगले साल 17.5 वापस मिल जाएगा। अगले साल 17.5 वापस मिल जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आई होप अभी भी पक्की बात है क्या? तो आगे बढ़ते हैं। तो पहले पूरा का पूरा चार्ट ड्रॉ करिए आप लोग आराम से, शांति से। अगर आपको ड्रॉ करना है तो ज़रूरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कुछ कवर हुआ है इसमें। अपना ऑलमोस्ट हर चीज़ कवर करने का ट्राई किया है मैंने। फिर बहुत सारी चीज़ें जो आप लोग सोच सकते हो, बहुत सारी चीज़ें जो आप सोच सकते हो। आगे बढ़े, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। एडिशनल डेप्रिसिएशन का टॉपिक चल रहा है अपना, नॉर्मल हो गया, एसएससी, मैन्युफैक्चरिंग, अपने सब कुछ यहाँ पे देखा है। पक्का? चलिए सर। सर इसके अब क्वेश्चंस करने रहेंगे। तो सर अभी तक अपन ने क्या देखा, पूरा पूरा रिवीजन पे आ जाते हैं। रिवीजन मोड ऑन करते हैं। सर डेप्रिसिएशन का टॉपिक शुरू है। सर वियर ऑन टीयर अकाउंटिंग का अलग होता है, सर टैक्स का अलग है। अपन को देखना ब्लॉक ऑफ असेट कैसे बनाना है, परसेंटेज अलग कैसे बनाने हैं। सर अपन ने ब्लॉक का कंसेप्ट देखे। सर अपन ने अलग अलग डिफरेंट असेट के लिए डिफरेंट रेट होंगे, उनके अलग अलग ब्लॉक बनेंगे। तो उसके बाद में डिफरेंट मेथड है। तो अपन को पहले बनाना है ब्लॉक। सर ब्लॉक बनाने के लिए अलग अलग मशीन के अलग अलग परसेंटेज वाले ब्लॉक बनते हैं। सर प्रोफार्मा क्या है? सर ओपनिंग प्लस एक्चुअल कॉस्ट, तो क्या बनेगा? वैल्यू ऑफ ब्लॉक। तो उसमें सेल प्राइस, सैलरी वगैरह हटाऊंगा तो डब्ल्यू बिफोर डेप्रिसिएशन, उसे माइनस करूंगा डेप्रिसिएशन तो डब्ल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन। उसके बाद क्वेश्चन करें कुछ अपन ने फिर। उसके बाद में तो इनकम टैक्स में अपन को डेप्रिसिएशन तभी मिलेगा जब अपन क्या करेंगे? पुट टू यूज। मतलब क्या करेंगे अपन? पुट टू यूज। सर पुट टू यूज का मतलब यूज करना होता है कि रेडी टू यूज होता है? सर रेडी टू यूज। फॉर एग्जाम्पल फायर एक्सटिंग्विशर, तो उसको एक्चुअल में यूज नहीं करे तो भी चलेगा सर, एक्चुअल में यूज नहीं किए तो भी चलेगा सर, पुट टू यूज हो जाना चाहिए। तो एग्जाम्पल में लिखोगे, अगर कोई मशीन को ट्रायल के लिए भी लेके आया, मैं किस चीज के लिए? ट्रायल के लिए, तो भी उसको मैं पुट टू यूज मान लूंगा। तो भी उसको मैं क्या मान लूंगा? पुट टू यूज मान लूंगा, क्योंकि वो रेडी टू यूज होने वाली है। पक्की बात है। तो उसके बाद में सर अगर पुट टू यूज 180 डेज से कम का है, पुट टू यूज 180 डेज से कम का है तो हाफ रेट मिलेगा। अगर 180 डेज से ज़्यादा है तो फुल रेट मिलने वाला है। तो सारे के सारे एग्जाम्पल्स मैंने करवाया था। सर अगर डेट की बात करें तो नॉर्मल ईयर में 3 अक्टूबर रहेंगी और लीप ईयर में 4th। तो अपने लिए कौन सी काम की? सर 4th। अपने लिए कौन सी काम की? सर 4th ऑफ अक्टूबर। तो कौन सी काम की? 4th ऑफ अक्टूबर। सर अगर असेसमेंट ईयर को अपना कौन सा है? 20 और 21। तो उसके बाद में कोई डेप्रिसिएशन अपन को अलाउ होगा, कोई भी डेप्रिसिएशन को जो अपन मशीन सोल्ड करेंगे उसमें अलाउ होने वाला नहीं है। तो जो अवेलेबल रहेंगे क्लोजिंग डेट पे, क्लोजिंग डेट पे जो भी असेट अवेलेबल रहेंगे सिर्फ उसी पे अपन को मिलने वाला है। अपन को कौन सा यूज करना है? सर फीफो। सर अपने आप यूज हो जाएगा, मैं आपको दिखाऊंगा। अपन ने काफी सारे क्वेश्चन करे। सर उसके बाद में अपन है एडिशनल डेप्रिसिएशन। तो किस वजह से एडिशनल डेप्रिसिएशन? तो नॉर्मल मिलते रहेगा, तो एक्स्ट्रा मिलेगा असेसी को कंपनी और अदर के हिसाब से। सर मैन्युफैक्चरिंग वाले को बुक कॉपी अपन ने देखे, पावर वाले को मिलेगा। सर रेट कितना? सर 20% का। अगर 180 से कम का पुट टू यूज है तो सर 10% का रेट है। ऐसा बचा हुआ 10% अगले साल मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? क्वेश्चन में अपन देखेंगे। उसके बाद में सर मेरे को बताओ कि अगर कोई मशीनरी मैंने बेच दिया, अगर कोई मैंने मशीनरी बेच दिया तो भी उसका मेरे को नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलने वाला नहीं है, नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलने वाला नहीं है, लेकिन सर उसका एडिशनल डेप्रिसिएशन मेरे को मिलेगा तभी जब वैल्यू ऑफ ब्लॉक क्या रहेगा? जीरो से ज़्यादा रहेगा, जीरो से ज़्यादा रहेगा। तो उसके बाद में सर एडिशनल डेप्रिसिएशन 20 से ज़्यादा हो सकता है। हाँ सर 20 से ज़्यादा हो सकता है। कितना हो सकता है सर? 35% से। कितना हो सकता है? 35% से। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल। और सर क्या? वेस्ट बंगाल। इसमें एक वर्ड आता है व्रांगल। आप लोग मेरे को ढूंढ के बताएंगे कि व्रांगल कौन से स्टेट में है। एक नाम है व्रांगल करके, तो ये कौन से स्टेट में है। तो उसके बाद में कौन से एसेट पे एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ मशीनरी। सर सिर्फ और सिर्फ किस पे? मशीनरी पे मिलने वाला है। बाकियों पे कुछ भी मिलने वाला है क्या? सर नहीं, सिर्फ और सिर्फ किस पे मिलेगा? सर मशीनरी पे मिलेगा। सर कौन सी मशीनरी इंक्लूड नहीं होंगी? सर सौरभ की मशीनरी इंक्लूड होने वाली नहीं है। सर किसकी? सौरभ। तो सौरभ क्या है? शिप्स, ऑफिस, शिप्स का नहीं मिलेगा, ऑफिस में इंस्टॉल होने वाली मशीनरी नहीं मिलेगी, यूज मशीनरी नहीं मिलेगी, रेसिडेंशियल वाली नहीं मिलेगी, एयरक्राफ्ट वाली नहीं मिलेगी और व्हीकल वाली नहीं मिलेगी। हो सर काफ़ी ज़्यादा अपन ने स्पीड में सब कुछ निपटा लिया है। अगर आप लोगों को रिवीजन करना है, अगर आप लोगों को रिवीजन करना है तो आखिरी का कोई भी वीडियो उठाना, अपन आखिरी के 10 मिनट में जितना भी पूरा पढ़ा हुआ है, जितना भी पूरा पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन हमेशा करेंगे, हमेशा उस 10 मिनट में रिवीजन करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट सेशन में जो हाफ आवर का रिकॉर्ड करूंगा उसमें लगभग 23 क्वेश्चन कराऊंगा जो अपन ने ऑलरेडी क्लास में कर चुके हैं। ऑलरेडी अपन ने वो क्लास में किया है, वो क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से, काफ़ी डिटेल में किया है वो भी, अगर बोलूँ तो मैं उसको नेक्स्ट क्लास में उठाने वाला हूँ सबके लिए। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसको यहीं पे रोक रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन जब तक नहीं करोगे आपको मज़ा नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? एक बार अपन ये एडिशनल डेप्रिसिएशन निपटाएंगे, फिर एक छोटे से
अमलगमेशन वाला रहेगा, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का पार्ट रहेगा, और फिर अपना ऑलमोस्ट डेप्रिसिएशन खत्म हो जाएगा। ऑलमोस्ट डेप्रिसिएशन खत्म हो जाएगा तो अपन बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बहुत सारे क्या डिस्कस करेंगे? क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो नॉर्मली एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। पक्की बात है? तो चलिए सर, अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।